सरकार का नियंत्रण है। उत्पादन और उत्पादन के साधन पर जो समाज आदि व्यवस्था है उस पर जो है सरकार का नियंत्रण रहता है और सरकार ही जो है मूल्य का निर्धारण करता है। ठीक है, सरकार ही जो है व्यक्ति की मांग और आवश्यकता के हिसाब से, ठीक है, व्यक्ति की मांग और आवश्यकता के हिसाब से सरकार ही जो है उस वस्तु का मूल्य निर्धारण करता है। मूल्य का निर्धारण करना, वितरण, भंडारण सारे का कार्य कौन करेगा? सरकार करेगा। ठीक है, इस प्रकार की जो अर्थव्यवस्था है उसको बोलते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। ठीक, मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि जो उत्पादन के साधन है और उत्पादन पर जो है दोनों का जो है एक तरह से मिला जुला हाथ रहता है। ठीक है, दोनों का जो है मिला जुला नियंत्रण रहता है। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिस पर सरकार का रहता है, कुछ क्षेत्र ऐसे है जिसपे निजी क्षेत्र का रहता है। तो इस प्रकार की जो अर्थव्यवस्था है उसको क्या बोलते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था। और भारत में जो हमारे जो देखने को मिलता है, भारत किस प्रकार का अर्थव्यवस्था वाला देश है? मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। ये आपके एक काम का चीज है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है सब निजी क्या चीज? लाइट इंडस्ट्री जैसे कोयला की जितनी भी इंडस्ट्रीज स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सब पूंजी वाली है। अब देखिए निजी जो मिश्रित अर्थव्यवस्था से जितना लघु क्षेत्र है और निजी छोटे छोटे जो है व्यापारी, कर्मचारी, कर्मकार जो उत्पादन करते, सरकार उसको कोई नियंत्रण नहीं रखती। ठीक है, तो ये आपका तो तीन प्रकार है, सरकार या राज्य के हस्तक्षेप के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार। ठीक है, इसके बाद है आपका अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। विकास के आधार पर जरूरत नहीं है इतना जानने का। जैसे इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन पूछता है उतना ज्यादा जहाँ तक डीप नहीं पूछना चाहिए, है ना। एक दो क्वेश्चन आता है इसका हाँ, उसी को एक बार देखते हैं कि अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्र है, ठीक, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, अर्थव्यवस्था को जो है तीन क्षेत्र में बांट दिया। ठीक है, अर्थव्यवस्था को तीन क्षेत्र में बांट दिए। पहला है प्राथमिक क्षेत्र, ठीक, पहला है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र, तीसरा है तृतीयक क्षेत्र। ये भी आपकी काम की चीज है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र। ठीक, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और जो है तृतीयक क्षेत्र। ठीक है, जब वस्तु का उत्पादन जो है, देखिए ध्यान से सुनिए, जब वस्तु का उत्पादन जो है सीधे प्राकृतिक तरीके से, वस्तु का उत्पादन जो है सीधे जो है प्राकृतिक तरीके से प्राप्त होता है ना, वस्तु का जो उत्पादन है डायरेक्ट नेचुरली जो प्राप्त होता है ना, ऐसे क्षेत्र को क्या बोलेंगे? प्राथमिक क्षेत्र बोलेंगे। जैसे, ठीक है, जैसे आपका खनन है ना, खनन है आपका जो डायरेक्ट माइन से जो लेते हैं, ठीक, खनन है, खनन है। ठीक, उसके बाद आपका कृषि वाला जो क्षेत्र है, कृषि वाला जो जितना क्षेत्र है, कृषि में सारे आपका आ जाएगा जितने भी पशुपालन है, मधुमक्खी पालन है, ये सारे जो क्षेत्र है, ठीक है, कृषि, पशुपालन, खनन, मत्स्य पालन, जितने भी प्रकार के जो पालन है, जो आप डायरेक्ट मधुमक्खी पालन जो डायरेक्ट नेचुरल सोर्स से प्राप्त करें, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्राथमिक क्षेत्र। ठीक, उसको हम लोग बोलेंगे प्राथमिक क्षेत्र बोलेंगे। जो नेचुरल सोर्स से जितने भी आप प्राप्त करते हैं ये आपका प्राइमरी सेक्टर है। खनिज भी आएगा, खनिज जो है डायरेक्ट आप कौन रहेगा ना, खनिज जो है, ठीक, चाहे अंडरग्राउंड माइन से निकालिए, चाहे ओपन माइन से निकालिए, ये आपका सारे जो है प्राथमिक क्षेत्र के ऊपर में आ जाएंगे, प्राथमिक क्षेत्र कहलाएंगे, प्राइमरी सेक्टर कहलाता है ये अर्थव्यवस्था। ठीक, दूसरा जो क्षेत्र है द्वितीयक क्षेत्र, ठीक है, दूसरा जो क्षेत्र है द्वितीयक क्षेत्र। ठीक, जब प्राथमिक क्षेत्र के जो उत्पाद है, ठीक है, जब प्राथमिक क्षेत्र के जो उत्पाद है उसको मूल्य वर्धित किया जाता है। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र के जो उत्पाद है उसको जब मूल्य वर्धित किया जाता है, उसको जो वैल्यू को बढ़ाया जाता है किसी भी प्रोसेसिंग के द्वारा, जब उसके मूल्य को बढ़ाया जाता है, ठीक है, जब प्राथमिक क्षेत्र के उत्पाद को मूल्य वर्धित किया जाता है तो उस क्षेत्र में कार्य करने वाले जितने भी सेक्टर रहेंगे वो आपके क्या कहलाएंगे? द्वितीयक क्षेत्र। ये समझने की चीज है। देखिए आपको क्वेश्चन में परिभाषा वहाँ नहीं पूछेंगे, आपको पूछेंगे कि आटा का उत्पादन कौन से क्षेत्र में, प्राथमिक क्षेत्र में कि द्वितीयक क्षेत्र में, सेकेंडरी क्षेत्र। जैसे हमने, ठीक है, गेहूं हमने कृषि से प्राप्त किया, ठीक है, अनाज हमने जो है चावल कृषि से प्राप्त किया, तिलहन हमने कृषि से प्राप्त किया, ठीक है, उसके बाद जो है अयस्क हमने प्राप्त किया खनन क्षेत्र से, या फिर मध्यस्थ प्राप्त किए हमने
मधुमक्खी पालन से ये सब प्राप्त, ये सारे चीजों का है ना, गेहूं से आपने आटा बनाया, मैदा बनाया, ठीक है, अनाज से आपने पोहा मिल स्थापित किया, ईंधन से आपने जो है तेल मिल स्थापित किया, अयस्क से हमने आपने जो है स्टील प्लांट स्थापित किए, ठीक है, स्टील जो प्लांट्स गए, ठीक है, स्टील के उत्पादन के, मधुरस से आपने कोई दवाई बनाए, ये जो क्या कर रहे हैं उसका जो मूल्य को वर्धित कर रहे हैं, ठीक है, मूल्य को उसका क्या कर रहा है, वर्धित कर रहे हैं। तो जितने भी रहेंगे इस सेक्टर्स में काम करने वाले वो क्या कहलाएंगे, द्वितीय क्षेत्र कहलाएंगे ना। बिजली का उत्पादन है, जल उत्पादन है, बिजली का उत्पादन है, सीमेंट का उत्पादन है, ठीक है, जितने जो है हैवी इंडस्ट्रीज है ये सारे आपके द्वितीय क्षेत्र में आ जाएंगे। एकदम सिंपल सी चीज है, कॉमन सी चीज है कि आप जो चीजों को नेचुरल सोर्स से डायरेक्ट प्राप्त करोगे प्राइमरी सेक्टर, अब उसका जो वैल्यू एडेड हो जाएगा उसमें तो हो जाएगा सेकेंडरी सेक्टर हो जाएगा, ठीक। उसके बाद जो द्वितीय क्षेत्र है, ठीक है, जो द्वितीय जो क्षेत्र है ये किसी प्रकार की वस्तु का उत्पादन नहीं करता, वस्तु का यह उत्पादन नहीं करता, किसी भी प्रकार का ये जो क्षेत्र जो है वस्तु का उत्पादन नहीं करता द्वितीय प्रकार का क्षेत्र। लेकिन यह जो क्षेत्र है द्वितीय क्षेत्र जो है प्राइमरी और द्वितीय क्षेत्र के लिए है ना, प्राइमरी और द्वितीय क्षेत्र के उत्पादन में ये सहायक होता है, सेवा प्रदान करता है, ठीक है। ये जो क्षेत्र है द्वितीय क्षेत्र, इसमें किसी भी प्रकार का वस्तु का उत्पादन नहीं होता, बल्कि यह जो क्षेत्र है प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के लिए एक तरह से उत्पादन में ये जो है सहायता करता है। तो जितने भी प्रकार की आपकी सेवा क्षेत्र है, जितने भी प्रकार की आपका जो सेवा क्षेत्र है वह आपका कहलाएगा तृतीय क्षेत्र, है ना। जैसे आपका बैंक है, ठीक है, बैंक संबंधी बैंक है, होटल है, ठीक है, बैंक है, होटल है, परिवहन है, संचार है, ठीक है, परिवहन ट्रांसपोर्टेशन के साधन जो है, ठीक है, संचार के साधन देखे होंगे, ये सारे जो है ये जो है डायरेक्ट कोई उत्पादन तो नहीं कर रहा है, लेकिन उनके उत्पादन में जैसे बैंक है, बैंक जो सर्विस सेक्टर है तो किसी को लोन देगा, लोन के कारण कहीं का प्रोडक्शन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा या मूल्य वर्धित प्लांट लगा। होटल है ये भी काम करेगा, परिवहन है ये ट्रांसपोर्टिंग का काम करेगा, संचार है ये आपके कम्युनिकेशन का काम करेगा। तो डायरेक्टली ये किसी प्रकार का प्रोडक्शन तो नहीं करता, लेकिन उनके प्रोडक्शन में जो है सहायता करता है, इसको बोलते हैं तृतीय क्षेत्र। शिक्षा जो आपके तृतीय क्षेत्र में आएगा ना, शिक्षा भी एक प्रकार की सेवा है, तो भी आप है ना, एजुकेशन भी किसमें आ जाएगा, आपका तृतीय क्षेत्र में आएगा, ठीक। अब देखिए इसमें जो है प्राथमिक द्वितीय क्षेत्र है, तो इन सब क्षेत्रों का जीडीपी में योगदान जो है, ठीक है, जीडीपी जो है सकल घरेलू उत्पाद में जो योगदान जो है, जीडीपी में योगदान जो है, जीडीपी में योगदान अभी पढ़ेंगे जीडीपी क्या है। तो सबसे ज्यादा जो जीडीपी में योगदान रहता है तृतीय क्षेत्र का, इसको याद रखिएगा, सबसे ज्यादा तृतीय क्षेत्र का रहेगा, फिर द्वितीय क्षेत्र का रहता है जीडीपी में योगदान, और फिर लास्ट में जो आपका जो है प्राथमिक क्षेत्र। जीडीपी में सबसे जो योगदान जो है आदमी जो है तृतीय क्षेत्र का योगदान जो है, मतलब जीडीपी में योगदान मतलब आज भी जो है सबसे ज्यादा जो पैसा आपको प्राप्त कहाँ से होगा, द्वितीय क्षेत्र है, सेकेंडरी में आपको द्वितीय क्षेत्र से होगा, लास्ट में जो है योगदान जो है जीडीपी में जो लास्ट जो है डोमेस्टिक प्रोडक्ट में योगदान देगा वो आपका प्राइमरी क्षेत्र है, ठीक। लेकिन रोजगार के साधनों के रूप में देखें, रोजगार के अवसर के रूप में, ठीक है, रोजगार के अवसर जो है सबसे ज्यादा जो है कौन से सेक्टर से प्राप्त होते हैं, सबसे ज्यादा रोजगार जो आपको लगेंगे प्राथमिक क्षेत्र, ठीक है, लगभग 80% जनसंख्या कृषि पर ही निर्भर है। तो यहाँ पर जो है सबसे ज्यादा रोजगार के जो अवसर मिलेंगे आपको जो है प्राथमिक क्षेत्र में मिलेंगे। उसके बाद आपको कहाँ से मिलेंगे, तृतीय क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में, याद रखिए सेवा तृतीय क्षेत्र में, और फिर जो है द्वितीय क्षेत्र इंडस्ट्री की तरफ से जो है रोजगार जो कम देखेंगे, इंडस्ट्री इतनी ज्यादा नहीं है ना, जबकि सेवा क्षेत्र में यहाँ ऐसे नहीं है कि आप प्राइवेट गवर्नमेंट अस्पताल सेवा में आएगा, अस्पताल आपका जो है सेवा क्षेत्र में आएगा। तो देखिए रोजगार के जो अवसर है ना, रोजगार के जो अवसर है, रेल किसमें आएगा, सेवा में, ठीक है, रेल जो है सेवा में, रेल जहाँ उत्पादन करेगा वहाँ जो द्वितीय क्षेत्र में रहेगा, लेकिन रेल आपका ट्रांसपोर्टिंग का जहाँ काम करेगा वहाँ पर आपका जो है तृतीय क्षेत्र में, ठीक। तो रोजगार के अवसर आपको सबसे ज्यादा मिलेंगे प्राथमिक क्षेत्र में, फिर द्वितीय क्षेत्र में, और फिर जो है लास्ट में जो है द्वितीय क्षेत्र।
मिटा दो इसको। एक ही दिन का क्लास है, इकोनॉमिक्स एक दिन पढ़ना है, दूसरा दिन इसको नहीं ले जाएंगे किसी कंडीशन भले ही छूट जाए, है ना। फिर नेक्स्ट जो है देखिए कुछ टर्म्स है साधन लागत। साधन लागत एक शब्द आता है साधन लागत, ठीक है। इसके बाद बाजार मूल्य, बाजार मूल्य, साधन लागत और एक है आपका बाजार मूल्य, ठीक। तो साधन लागत, ठीक, साधन लागत या इसको बोलते हैं फैक्टर जो कास्ट है, ठीक है। फैक्टर जो कास्ट है किसी वस्तु के उत्पादन में, ठीक है, किसी भी वस्तु के उत्पादन में लगने वाली समस्त प्रकार की जो लागत है, किसी वस्तु के उत्पादन में लगने वाली समस्त प्रकार की जो लागत है उसको हम लोग बोलते हैं साधन लागत है, ठीक है। किसी वस्तु के, ठीक है, उत्पादन में लगने वाली समस्त प्रकार की लागत जो है ये आपसे क्या कहलाएंगे, साधन लागत कहलाएंगे। जैसे आपने मोबाइल का उत्पादन किया, ठीक है, जैसे आपने मोबाइल का उत्पादन किया, तो इस मोबाइल के उत्पादन में आपको क्या क्या लगेगा, जमीन का जो लागत रहेगा, ठीक है, उसके बाद जो कर्मचारी का जो लागत रहेगा, ठीक है, बिजली का लागत रहेगा, ठीक है, जो भी इसमें जो है ना, तो इस मोबाइल को बनाने में जितने भी प्रकार के आपकी लागत आते हैं उसके मूल्य को क्या बोलेंगे, साधन लागत, है ना। एक मोबाइल को बनाने में जितने प्रकार का उसमें लागत आप आ रहा है उसको हम लोग बोलेंगे साधन लागत, क्या बोलते हैं, फैक्टर का, ठीक, क्या बोलेंगे उसको, फैक्टर का। फिर होता है बाजार मूल्य होता है, ठीक है, बाजार मूल्य। तो बाजार मूल्य क्या होता है, जो साधन लागत है, ठीक है, साधन लागत है। तो देखिए अगर किसी मोबाइल को बनाने में मान लीजिए 10,000 लग रहा है तो 10,000 में तो नहीं बेचेगा वो, ठीक है, 10,000 में नहीं बेचेगा तो उसमें क्या करेगा, टैक्स लगा देगा, है ना, उसमें टैक्स लगा देगा। तो जो टैक्स की लगा के जो बेचता है जिसको हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, तो साधन लागत में, साधन लागत में, ठीक है, जब हम अप्रत्यक्ष कर को जोड़ देते हैं, अप्रत्यक्ष कर को जोड़ देते हैं किसी वस्तु में, ठीक है, जो भी साधन लागत है उसके बाद जो अप्रत्यक्ष कर को जोड़ देते हैं तो वहां पर आपको क्या मिलेगा, मार्केट कास्ट, ठीक, जहाँ पर मिलेगा आपका मार्केट कास्ट जो है बाजार मूल्य आपको मिलेगा। दूसरा ऐसे भी हो सकता है उस वस्तु में ऐसी है जिसको आपको सब्सिडी देते हैं, है ना, बहुत सारे वस्तु ऐसे हैं जिसको आपको जो है सरकार की तरफ से सब्सिडी मिलती है। तो ऐसे वस्तुओं में अगर हम लोग बाजार मूल्य निकालेंगे तो साधन लागत में, साधन लागत में सबसे पहले तो अप्रत्यक्ष कर को जोड़ देंगे, ठीक है, ध्यान से सुनिए, ये सारे फार्मूलाएं जो है फार्मूला के क्वेश्चन एकदम इजी क्वेश्चन बनेगा वहाँ। तो साधन लागत में जब आप अप्रत्यक्ष कर को जोड़ देंगे और सब्सिडी को माइनस कर देंगे, ठीक है, सब्सिडी को जब माइनस कर देंगे ये भी आपका मार्केट कास्ट निकलेगा, ठीक है। अगर उसमें सब्सिडी दिया रहेगा तो वहाँ पर भी जैसे आपने किसी वस्तु को बनाने में जो है 100 रुपये लगा, ठीक है, 10 रुपये उसमें आपको टैक्स लगा, इनकम को जो भी अप्रत्यक्ष कर लगा, और मान लो सरकार ने अपनी तरफ से उसमें छूट दिया उस वस्तु में, तो आपका जो वस्तु का मूल्य जो मार्केट का कितना हो जाएगा, 105 ये आपका जो है आपको मार्केट का, ठीक, सब्सिडी हर प्रोडक्ट को गवर्नमेंट देती है, नहीं हर प्रोडक्ट में नहीं देती है, हर प्रोडक्ट में नहीं, कुछ खास चीजें जो जरूरत की जो चीजें हैं, जैसे सिलेंडर है ना, सिलेंडर में आपको सब्सिडी है, एलपीजी सिलेंडर में सरकार अपने तरफ से, पहले तो बहुत ज्यादा सब्सिडी थे, है ना, अभी जो है धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं कि ये जो है धीरे धीरे इसको खत्म कर दिया है ना, पेट्रोल में सब्सिडी खत्म कर दी, डीजल में सब्सिडी खत्म कर दी, है ना। गैस सिलेंडर में भी जो सब्सिडी और नाम मात्र 60 रुपये 70 रुपये 1200 के सिलेंडर में 60 या 70 रुपये सब्सिडी, पहले आधे सब्सिडी थे, पेट्रोल में भी सब्सिडी, केरोसिन में सब्सिडी, डीजल में भी सब्सिडी, क्या सरकार की तरफ से अलग अलग इनपुट क्रेडिट देते हैं जब उनको जरूरत रहता है ना, जिस समय लगता है कि मार्केट में थोड़ा सा लोन को बढ़ावा देना है तो उनको महिलाओं के नाम से सब्सिडी देते हैं, ठीक, तो लोन से कर्ज देते हैं अपना। ये आपका साधन लागत और प्रत्यक्ष कर और सब्सिडी को जब माइनस कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, बाजार। ये दोनों शब्द आपको बार बार इस्तेमाल, देखिए अप्रत्यक्ष कर जीएसटी है ना, जीएसटी अप्रत्यक्ष कर आज के डेट में जो है सारे
सारे प्रकार का जो अप्रत्यक्ष कर है, जो इनडायरेक्ट टैक्स है, उसको एक करके जीएसटी बनाते हैं। ठीक, तो ये साधन लागत और बाजार मूल्य शब्द जो है आपको दोबारा आएगा। ठीक, इसके बाद जो है सकल घरेलू उत्पाद, है ना। देखिए परिभाषा किसी का भी नहीं पूछेगा, आपको फार्मूला ही पूछेगा, है ना। अगर आएगा तो सिंपल फार्मूला पूछेगा, सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अब यहाँ राष्ट्रीय उत्पाद भी आएगा। इसी में जो है साधन लागत पर जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो वहाँ पर आपको जो है मिलेगा राष्ट्रीय आय, मिलेगा प्रति व्यक्ति आय अपना मिलेगा। ठीक, तो सकल राष्ट्र घरेलू उत्पाद है। ठीक है, देखिए इसमें ज़्यादा परिभाषा वाले कॉन्सेप्ट में नहीं जाएंगे, समझना क्या उसको देखना है कि देखिए जो है देश की सीमा के भीतर, ठीक है, देश के सीमा के भीतर किसी वित्तीय वर्ष में, ठीक, देश की सीमा के भीतर, जैसे हम लोग बोला, ठीक, ये आपका जो है ये कौन सी जगह, ये अंडमान निकोबार है ना, ये भी आपका देश की सीमा है। ठीक, तो देश की सीमा के भीतर मतलब इस देश की सीमा के भीतर किसी वित्तीय वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष लेंगे कोई भी, है ना। वित्तीय वर्ष सामान्यतः 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। ठीक है, तो किसी वित्तीय वर्ष का मतलब है 1 अप्रैल के लेकर 1 अप्रैल के 12 बजे की रात से लेकर, है ना, 31 मार्च के रात के 12 बजे तक जितना भी वस्तु और सेवा का उत्पादन होता है, ठीक है, जितना भी वस्तु और सेवा का उत्पादन होगा उस उत्पादन को क्या बोलते हैं, सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, किसी वित्तीय वर्ष में देश की सीमाओं के भीतर, ठीक, किसी वित्तीय वर्ष में देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का जो कुल मौद्रिक मूल्य है उसको बोलते हैं जीडीपी। ऐसे इकोनॉमिक परिभाषा है ना, एकदम जैसे परिभाषा लिखना है, सुनकर हमको परिभाषा नहीं लिखना है, समझना है कि इसको बोलते हैं जीडीपी। ठीक, तो देश की सीमा के भीतर जो है, ठीक, देश की सीमा के भीतर जो है जितना भी वस्तु और सेवा का उत्पादन, ठीक, तो अंतिम वस्तु और सेवा का उत्पादन, जो भी अंतिम वस्तु है प्लस सेवा है, उसका जो उत्पादन हो रहा है उन सारे, प्लस देखिए इस देश के सीमा के भीतर बोला है, ऐसे तो नहीं बोला है कि देश के नागरिक उत्पादित करें वस्तु, है ना, मैंने बोला देश की सीमा के भीतर। तो इसका मतलब है कि इस देश की सीमा के भीतर चाहे कोई भी उत्पादन करे, चाहे भारतीय करे चाहे विदेशी करे, ठीक है, चाहे भारतीय करे चाहे विदेशी करे, उन सारे का जो उत्पादन और सेवा के जो मौद्रिक मूल्य है उसको हम लोग इसमें जोड़ देंगे। तो अंतिम वस्तु सेवा का उत्पादन अगर कोई भारतीय करता है तो ये भारतीय द्वारा उत्पादित हो जाएगा, प्लस विदेशियों द्वारा भारत में जो भी अंतिम वस्तु और सेवा का जो मौद्रिक मूल्य है उसको भी हम लोग जीडीपी में जोड़ देंगे। ठीक, हम लोग देखे हैं कि यहाँ पर मान लीजिए गुजरात में, है ना, चाइना की कंपनी आके कोई मोबाइल की कंपनी खोला या अमेरिका का कोई कंपनी कहीं पर जो है एप्पल की कंपनी खोल दिया, तो उसका भी जो उत्पादन जो हो रहा है या वहाँ पर भी कोई सेवा उपलब्ध करा रहा है, जैसे देखे होंगे अमेरिकन बैंक, है ना, अमेरिकन बैंक भारत में है तो आपको सेवा दे रहे हैं अमेरिकन बैंक। चाइना की कोई मोबाइल की कंपनी अगर यहाँ पर प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसका भी जो उत्पादन है, तो सारे उत्पादन का हम लोग क्या करते हैं जीडीपी में जोड़ देते हैं। ठीक, यही आपका क्या हो जाता है, जीडीपी हो जाता है। मतलब देश की सीमा में जितना भी जो वस्तु और सेवा का उत्पादन होगा वो आपका जीडीपी हो जाएगा। ठीक, उसके बाद होता है एनडीपी। ठीक, हिंदी में इसको बोलते हैं शुद्ध घरेलू उत्पाद। एनडीपी को बोलते हैं शुद्ध घरेलू उत्पाद। नेट जो है डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट है ना, नेशनल नहीं, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, जैसे जो भी वस्तु और सेवा के उत्पादन के लिए जो मशीनरी रखा है, वो मशीनरी का क्या होता है, समय के साथ उसका मूल्य हास होता है। जैसे आज हमने 1 करोड़ खर्च करके कहीं पर मशीन लगाए, कुछ प्लांट्स लगाए, तो जाहिर है कि अगले साल बाद जो उस मूल्य में उसका जो वस्तु का जो है जो मशीन लगाए उसका मूल्य क्या होगा, हास होते जाएगा। तो उस मूल्य हास को जब घटा देते हैं तो वो आपका क्या हो जाता है, एनडीपी हो जाएगा। तो जो जीडीपी है, जीडीपी में
ठीक है। जब मूल्य ह्रास को आप घटाएंगे, ठीक है, जीडीपी माइनस जब मूल्य ह्रास करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, एनडीपी निकल जाएगा। फार्मूला याद रखने आपका, जीडीपी में जीडीपी आपका ये पूरा देश में जो उत्पादन हुआ, चाहे विदेशी करे चाहे भारतीय करे, ये हो गया आपका। उसमें जब मूल्य ह्रास को माइनस करोगे, चाहे उसका मूल्य ह्रास हो चाहे आपका मूल्य ह्रास, उसका एक तरीका है मूल्य ह्रास निकालने का, जैसे चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं सेम उसी तरह। कोई वस्तु का मूल्य प्रति वर्ष के दर से कम होते जा रहा है तो एक साल बाद उसका मूल्य कितना हो जाएगा ना, जैसे चक्रवृद्धि ब्याज में आप निकालते हैं, उसी तरह वस्तुओं का यहाँ पर जो भी मशीनरी है उसका मूल्य ह्रास निकाल देते हैं ना। अपने को मूल्य ह्रास कैसे निकालते हैं उससे मतलब नहीं, आपको क्या जानना है बस, मूल्य ह्रास क्या है, कहाँ पर लगता है। फिर आपका जो जीडीपी में जब आप मूल्य ह्रास को माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, आपका एनडीपी हो जाएगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, शुद्ध घरेलू उत्पाद हो जाएगा। उसके बाद एक शब्द आता है जीएनपी, ठीक, ये होता है आपका ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक, हिंदी में बोलते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, हिंदी में बोलेंगे सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक। तो किसी हर देश के लिए है ना, सारे देश के लिए वही कैलकुलेशन है जो हम लोग कर रहे हैं, भारत में भी वही है, अमेरिका में भी वही है, रूस जापान सारे देश में यही कैलकुलेशन का तरीका है। तो देखिए ये हम लोग पढ़े सकल घरेलू उत्पाद, तो एक देश की सीमा के भीतर चाहे उत्पादन कोई भी करे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, जीडीपी हो जाएगा। जब मूल्य ह्रास माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, एनडीपी हो जाएगा। हम लोग यहाँ पर जीएनपी बोल रहे हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होगा, ठीक है। तो देखिए वही है, परिभाषा का फॉर्मेट वही है, किसी वित्तीय वर्ष में, ठीक है, किसी वित्तीय वर्ष में देश के नागरिकों द्वारा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देश के नागरिकों द्वारा, देश के नागरिकों, ठीक है, नागरिकों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य, ठीक, ये बोल रहा है कि देश के जो नागरिक है, ठीक है, देश के जो नागरिक है उनके द्वारा जितने भी जो उत्पादित वस्तु और सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य है, ठीक है, जितने भी वस्तु और सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य है जो देश के नागरिक जो करते हैं वो आपका क्या हो जाएगा, जीएनपी हो जाएगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसको हम लोग फार्मूला के रूप में कैसे निकालेंगे, देखिए जीएनपी है, ठीक है, जीएनपी है, जब हम लोग जीडीपी में देखिए ध्यान से सुनिए, जो है जीडीपी में सारे लोग आ गए, ठीक है, जीडीपी में जो है सारे लोग आ गए, माइनस जो है माइनस जीडीपी माइनस, इसको ऐसे कीजिए, दो फार्मूला, जीडीपी प्लस कीजिए x माइनस m, ये फार्मूला अभी क्या होगा, देखिए जीडीपी में क्या हो गया, जितना भी उत्पादन हुआ चाहे विदेशी करे चाहे भारतीय करे, आपको ये मिल गया, ठीक है। उसके बाद x जो है भारतीयों द्वारा विदेशों में अर्जित आय, विदेशों में अर्जित जो आय है, ठीक है, जो भी वस्तु और सेवा का मूल्य जो कर रहे हैं उसको हम लोग जोड़ देंगे, और m का मतलब हो जाएगा विदेशियों द्वारा भारत में अर्जित आय, ठीक है, आय वही हो जाएगा वस्तु और सेवा का जो मौद्रिक मूल्य। ये मैं तो समझ में नहीं कि इसको वो फॉर्मूला हमारा वही लगा है। देखिए ना हम उड़ा नहीं रहे उसको, हम लोग हमारे ही इनकम में उसको हम लोग शो करते हैं, ठीक है। देखिए जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद है ना, हिंदी में लिखता हूँ सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है, आपको देगा सकल राष्ट्रीय उत्पाद बराबर क्या होगा, बोलते चार ऑब्जेक्ट देगा। तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सकल जो है घरेलू उत्पाद रहेगा, ठीक है, देश के अंदर जो नागरिक है उसका उत्पाद को तो हम लोग जोड़ेंगे, और उसमें क्या जुड़ा हुआ है, जीडीपी में क्या जुड़ा है, देश के जो नागरिक जो उत्पादन किया है वो जुड़ा है, प्लस विदेशी जो उत्पादन किया है वो भी यहीं पर जुड़ा होगा इस जीडीपी में, ठीक है। लेकिन हम लोग को क्या निकालना है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जो
केवल भारतीय द्वारा उत्पादित है, जो केवल भारत के लोग उत्पादित कर रहे हैं। तो इसमें जब तक आप जो है विदेशी जो भारत में अर्जित जो किए रहेंगे उसको माइनस नहीं करोगे तो थोड़ी होगा, वो माइनस करना पड़ेगा विदेशियों द्वारा। प्लस जो है ये तो देश की सीमा में भारतीयों द्वारा अर्जित आय है, लेकिन जो हमारे जो भारतीय जो विदेश में काम कर रहे हैं, जो अमेरिका, जापान, फ्रांस में, इसके आय को आपको जोड़ना पड़ेगा ना, देश के नागरिकों द्वारा विदेशों में अर्जित आय। ठीक है, तो उसको हमने इस फार्मूला के रूप में लिख दिया जीडीपी प्लस एक्स माइनस एन, या जैसे है ना एक्स माइनस एन, ऐसे होगा ना। मान लीजिए इसको हम एन करते हैं, विदेशों से अर्जित आय जो तो जुड़ेगा, क्या? भारतीयों को जो विदेश से अर्जित आय है वो जुड़ेगा। भारतीय जो रहेंगे जो विदेश में काम कर रहे हैं उनका आय यहाँ पर जुड़ेगा, जो विदेशी यहाँ पर काम कर रहे हैं उसका आय को आपको माइनस करना है इसमें जीडीपी। ठीक, इसको ये समझ नहीं आया पहले ये बताएं, क्योंकि ये जो है देखिए आपको क्वेश्चन जो एकदम सिंपल सा चीज है, और ये जो है आपको फार्मूला ही क्वेश्चन है, परिभाषा कहीं नहीं देगा। ठीक है, क्या आप जो है सिंपल इसको जो है देखिए अगर लिख के देगा, ठीक है, लिख के देगा सिंपल जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस एक्स माइनस ए। ठीक है, आपको एक से डिनोट करेगा कि वो एक से क्या है ना। मैं यहाँ एक से लिख दिया, इसका मतलब ये नहीं है हो सके उस एक से को जो विदेशी करके डिनोट करेगा वहां पर एग्जाम, तो आपको जोड़ना किसको है घटाना किसको है, आपको वहां पर समझ पैदा करना होगा कि यहाँ पर जोड़ना किसको है और घटाना किसको है। ठीक है, मैंने एक से अपने समझने के लिए कि हम एक से किसको ले रहे हैं, जो भारतीय विदेश में आय अर्जित कर रहे हैं उसको मैंने एक से लिया, और जो विदेशी भारत में जो आय अर्जित कर रहे हैं उसको मैंने एक से लिया। मान लो एग्जाम में जस्ट इसको उल्टा ले लिया कि जो एक से है वो विदेशी है, जो भारतीय आय कर रहे हैं, तो जस्ट ऐसे हो जाएगा, इसका फार्मूला ऐसे हो जाएगा। ठीक, तो आपको वहाँ पर समझना है कि फार्मूला किस टाइप से बना रहा है, एक्स माइनस ए, है ना। और एक से कौन है भारतीय जो विदेशों में आय अर्जित कर रहे हैं, और एम क्या है विदेशी जो भारत में आए। ठीक, ये आपका क्या निकल जाएगा, जीएनपी निकल जाएगा, है ना। बहुत सिंपल है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद जो है आप जीडीपी में, ठीक है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, राष्ट्रीय बोल रहा हूँ मैं, शब्द क्या बोल रहा हूँ, राष्ट्रीय बोल रहा हूँ, घरेलू नहीं बोल रहा। घरेलू में सारे लोग आ जाएंगे, जब राष्ट्रीय बोल रहा हूँ तो केवल भारत के लोग जो उत्पादित किए उसी को हम लोग को लेना है। तो भारत के लोग यहाँ भी उत्पादन कर रहे हैं, यहाँ भी उत्पादन कर रहे हैं। ठीक है, अपने को डायरेक्ट मालूम नहीं, अपने हम लोग हमेशा क्या निकालते हैं, जीडीपी निकालते हैं। ठीक है, तो इस जो जीडीपी में सारे लोग शामिल है, विदेशी भी शामिल है, देश के लोग भी शामिल है। तो इस जीडीपी में सबसे पहले माइनस कर दोगे जो विदेशी यहाँ पर अर्जित आय किए, भारत में जो अर्जित का है उसको माइनस कर दोगे, और जो भारतीय विदेश में कमा रहे हैं उसके पैसों को इसमें जब प्लस कर दोगे तो आपका जीएनपी निकल जाएगा। ठीक, मेरी जॉब लगी सब अमेरिका, हाँ मैं अमेरिका में सेटल हो गया, हाँ और मैं वहाँ एक अच्छी खासी इनकम जनरेट किया, हाँ, उसको भारत पे जो जितने भी ऐड करें सब रेट होगा आपका, वहाँ जो भी कमा होगा भले उड़ा होगा, लेकिन आपका वहाँ का इनकम जनरेट होगा, क्योंकि आप अभी जो भारत के नागरिक हैं। ठीक है, जब तक आप नागरिक रहोगे भारत के देशों में जितना भी आप आय अर्जित करोगे भारत के आय क्या चीज ऐसे डॉलर को रुपया चेंज करना है कुछ सही ट्रांजेक्शन काटेगा, आपका पैसा काटेगा, है ना। यहाँ आओगे तो इनकम टैक्स आपका काटेगा एक्स्ट्रा खासा। इनकम टैक्स तो ये आपका जो है जीएनपी हो गया। जैसे हम लोग एनपी निकाले हैं वैसे यहाँ पर एनएनपी निकालेंगे। ठीक है, एनएनपी कैसे निकालेंगे, इसी जीएनपी में मूल्यह्रास कर देंगे। जहाँ पर शुरू में एम लगा रहेगा तो वहाँ पर आपको मूल्यह्रास को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो जीएनपी माइनस मूल्यह्रास इनको बोलते हैं एनएनपी। एनएनपी का मतलब होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। तो जो एनएनपी है, ठीक है, यही एनएनपी हम लोग का राष्ट्रीय आय कहलाता है। यही जो एनएनपी है हम लोग का क्या होता है, राष्ट्रीय आय कहलाता है।
यही जो एनएनपी है आपका राष्ट्रीय आय कहलाता है। और कैसी लागत पर? साधन लागत। याद रखिए, है ना, साधन लागत पर जो एनएनपी है। ठीक है, आपको पूछेगा राष्ट्रीय आय। ठीक है, राष्ट्रीय आय क्या है? ठीक है, राष्ट्रीय आय क्या है? ठीक, चार्ट को आप जब बनाएगा तो उसमें जो है साधन लागत पर, ठीक है, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, यही आपका क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय आय, है ना, डायरेक्ट कैंसिल बिल्कुल। ठीक, राष्ट्रीय आय क्या हो जाएगा? जो साधन लागत है, जो साधन लागत पर जो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है ना, जो एनएनपी जो निकाले हैं साधन लागत पर, वही आपका क्या होगा? राष्ट्रीय आय होगा। ठीक, जो साधन लागत पर हम लोग, ठीक है, जो साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद जो निकाले हैं वही आपका हो जाएगा राष्ट्रीय आय। प्रति व्यक्ति आय, ठीक, प्रति व्यक्ति आय। अब देखिए हमने पूरे राष्ट्र की आय निकाल ली, साधन लागत पर पूरे राष्ट्र की आय निकाल ली है। तो यहाँ पर दो फार्मूला बनता है। एक हो जाएगा जो राष्ट्रीय आय है, ठीक है, जितना भी राष्ट्रीय आय है, एक राष्ट्रीय आय में देश की जो जनसंख्या है उसको भाग दे दोगे तो प्रति व्यक्ति आय निकल जाए। ठीक है, तो राष्ट्रीय आय में जो जनसंख्या है उसको भाग दे दोगे तो क्या निकलेगा? प्रति व्यक्ति आय। क्या इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, साधन लागत पर, साधन लागत पर एनएनपी डिवाइडेड बाय देश की जनसंख्या, ऐसे भी लिख सकते हैं। कितने लोग समझेंगे? ऐसे नहीं लिख सकते, जो नहीं समझ रहे हैं इसको ऐसे नहीं लिख सकते। सब लोग समझ कि राष्ट्रीय आय बराबर क्या होता है? ये जो राष्ट्रीय आय आपका साधन लागत पर जो एनएनपी है वो राष्ट्रीय आय। तो राष्ट्रीय आय की जगह हमने लिख दिया कि साधन लागत पर जो एनएनपी है और जो देश की जनसंख्या उसको आप डिवाइड करोगे तो आपका प्रति व्यक्ति आय जो है आपको यहाँ पर मिलेगा, है ना। तो इसको याद रखिएगा अच्छे से। तो ये व्यक्ति आय बराबर साधन लागत पर एनएनपी डिवाइडेड बाय देश की जनसंख्या कितनी है, क्या है, आपको देखना है। करंट है तो आपको ढूंढना है वर्तमान में कितनी है राष्ट्रीय आय। ठीक, देखा पड़ा था 12 और मेरे को आंकड़ा तो याद नहीं मुझे भी। सब मूल्यह्रास क्या मूल्यह्रास क्या मूल्यह्रास जीएनपी मूल्यह्रास मूल्यह्रास का मतलब ये बता कि मूल्यह्रास जो वस्तु का जो भी उत्पादन में जो सामान लगे उसका मूल्य धीरे धीरे कम होते जा रहा है। ठीक है, तो उसको एक तरीका से निकाल लेते, हमारा जरूरत नहीं उनको सिर्फ खाली याद रखना। ठीक, आप क्या मूल्यह्रास समझ गए, है ना। इसके बाद राष्ट्रीय आय को मापन की विधि, राष्ट्रीय आय को मापन की विधि। राष्ट्रीय आय मापन की विधि, राष्ट्रीय आय मापन की, ये बेसिक है एकदम, कोई डीप नहीं है ना, एकदम बहुत बेसिक ऊपर है। और अकॉर्डिंग टू आपके सिलेबस है, आपको सारी सिलेबस में दिया होगा। तो राष्ट्रीय आय, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना, ठीक है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना एकदम सिंपल। अगर पूछा आपसे क्वेश्चन कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है, ठीक है, तो भारत में जो राष्ट्रीय आय की गणना करता है वो करता है सीएसओ, ठीक है, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग, है ना, सीएसओ, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना जो करता है, ये जो करता है राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग। ठीक, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग करता है। हाँ, तो देखिए राष्ट्रीय आय की जो गणना की जो विधि है वो 3 विधि है ना। राष्ट्रीय आय की जो गणना की जो विधि है वो 3 विधि है, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, राष्ट्रीय आय की गणना की विधि, एक तो उत्पादन विधि, उत्पादन विधि बोलते हैं। ठीक, दूसरा जो विधि है वो है आय विधि, और तीसरा जो विधि है वो है व्यय विधि। सीएसओ जो है राष्ट्रीय आय की जो गणना के लिए, ठीक है, सीएसओ ने राष्ट्रीय आय की गणना के लिए प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र को सेक्टरों में बांट दिया है।
जैसे प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन खाएगा उसको बता दिया। प्राथमिक क्षेत्र में आपका कृषि हो गया, खनिज हो गया, है ना, खनन और जितने भी प्रकार का पालन है वो सारे आपका प्राथमिक क्षेत्र में आ जाएगा। द्वितीय क्षेत्र में जैसे निर्माण हो गया, ठीक है, फिर भी निर्माण हो गया। निर्माण का मतलब ये होता है कि जैसे आपने जो है कच्चे लोहा से जो है लोहा बनाया, मतलब अयस्क से कच्चा लोहा बनाया, फिर कच्चा लोहा से आपने फिर स्टील बनाया, अलमारी बनाया, तो आपका जो है रिप्रोडक्शन उसका हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा, रिकंस्ट्रक्शन हो जाएगा। फिर बिजली, गैस और जल आपूर्ति, ये सारे आपका द्वितीय क्षेत्र में आ जाएगा, है ना। क्या क्या आएगा द्वितीय क्षेत्र में? निर्माण, विनिर्माण, ठीक है, बिजली, गैस और जल आपूर्ति। निर्माण में सारे चीजें, सारे फैक्ट्री सब उसमें आएगी, ठीक है। विनिर्माण में जितना जो प्रोडक्शन होता है, फिर प्रोडक्शन का फिर हम लोग नया प्रोडक्शन रियल एस्टेट की सेकेंडरी है। क्या चीज? रियल एस्टेट। रियल एस्टेट जो है, रियल एस्टेट, हाँ रियल एस्टेट में देखिए जहाँ पर निर्माण होगा सारी चीजें आएंगी। भाई आपने जो है रियल एस्टेट कैसे बनाओगे? ईंट से बनाओगे, सीमेंट से बनाओगे, विनिर्माण का एग्जाम होगा ना, विनिर्माण हो जाएगा, ठीक। निर्माण से विनिर्माण, जैसे आपने मिट्टी लिया, ठीक है, मिट्टी आपका प्राथमिक क्षेत्र में आ गया है ना, जो गौण खनिज जो बोलते हैं, रेती, मिट्टी, मुरुम जो है, ये प्राथमिक क्षेत्र में आ गया। उस मिट्टी से आपने ईंट बनाया, तो ईंट का फैक्ट्री डालोगे, द्वितीय क्षेत्र हो जाएगा। और फिर उसी ईंट से आपने घर बनाया, जो फिर कंस्ट्रक्शन की, तो आपको भी द्वितीय क्षेत्र में ही आएगा, ठीक। तो ये आपका जो है उत्पादन विधि। राष्ट्रीय आय गणना की कितनी विधि है? 3 विधि, ठीक है। और भारत में केवल 2 विधि का प्रयोग किया जाता है। इन दोनों का मिश्रित रूप का प्रयोग जो है भारत में किया जाता है, उत्पादन विधि और आय विधि, ठीक। उत्पादन विधि और आय विधि का जो है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए कौन सी विधि बताते हैं? देखिए आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से विधि से करते हैं। उत्पादन विधि, आय विधि, व्यय विधि, फिर देगा उत्पाद और आय विधि का मिश्रित रूप करें, ठीक। तो दोनों का मिला जुला रूप करते हैं, उत्पादन विधि और आय विधि। या कौन सा विधि का प्रयोग नहीं करते भारत में? व्यय विधि का प्रयोग नहीं करते। उसके बाद मिटा दें इसको, भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना किसने किया? भारत में जो है, भारत में सबसे पहले भारत की राष्ट्रीय आय की गणना सबसे पहले किसने किया था? हाँ? सबसे पहले जो है भारत में जो राष्ट्रीय आय की गणना किया था दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है, दादा भाई जो नौरोजी है, तो सबसे पहले भारत के राष्ट्रीय आय की गणना किया था। उनकी किताब है द ब्रिटिश पॉवर्टी इन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी इन ब्रिटिश इंडिया, पॉवर्टी इन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। इस किताब में उन्होंने राष्ट्रीय आय की सबसे पहले गणना की, जो है 1868 में। क्या देखिए बहुत सारे लारेंज वगैरह, देखिए इकोनॉमिक्स में टर्म जो है बहुत है ना, गिनी गुणांक है, लारेंज वगैरह है, ये सब चीजें नहीं पढ़ेंगे, इसमें जो है सारी चीजें आप लोग को हल्का हल्का करके कुछ मिलता है, तो एक बार देख लीजिए। मैं वही चीजें बताऊंगा जो जनरली आपका कॉमन जानना भी चाहिए और एग्जाम में जो पूछता है उसी टॉपिक को डायरेक्ट में पकड़ के बता रहा हूँ। उसके बाद है पंचवर्षीय योजना, जो ये टॉपिक है पंचवर्षीय योजना। बाकी एक बार नीति आयोग वगैरह आप लोग पढ़ लीजिएगा, है ना, नीति आयोग योजना आप जो है बेसिक पढ़ लीजिए, है ना। नीति आयोग वर्तमान में है तो कब से लागू हुआ बस इतना पढ़ लीजिए नीति आयोग, ठीक। तो पंचवर्षीय योजना,
देखिए, जब हम लोग जो है जिस समय आजाद से, ठीक है, तो उस देश में उस समय देखते हैं कि मॉनिटरी कंडीशन में उतना अच्छा नहीं रहा, ठीक है, तो हम लोग को एक सशक्त जो है आर्थिक नियोजन की जरूरत नहीं है। एक ऐसा नियोजन बनाए कि देश का जो संसाधन है उसका जो है समुचित उपयोग करें, ठीक है, जो भी देश में संसाधन है, मिनरल्स है, उसका एक सही तरीका से उपयोग हो, और जो संसाधन से जो भी हम लोग को प्राप्ति है उसका समाज में जो है सही तरह से वितरण हो सके। हमने एक जो है आर्थिक नियोजन की रूपरेखा तैयार की है, ठीक है। अब यह जो रूपरेखा हम लोग लिए हैं उससे लिए हैं, ठीक है, जो हम लोग पंचवर्षीय योजना जो लिए हैं ये कहाँ से लिए हैं? पूर्व सोवियत संघ, जो पंचवर्षीय योजना जो हम लोग लिए हैं, ठीक है, वो लिए हैं हम लोग पूर्व सोवियत संघ से, ठीक है। और पूर्व सोवियत संघ के आधार पर हमने जो है एक आर्थिक नियोजन की रूपरेखा जो है तैयार की। उसके लिए सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले एक आयोग का गठन किया जिसका नाम है योजना आयोग, ठीक है, एक आयोग बनाया जिसका नाम है योजना आयोग, ठीक है, एक आयोग का गठन किया जिसका नाम है योजना आयोग, ठीक है। थोड़ा सा नियोजन का इतिहास को हल्का सा पढ़ते हैं क्योंकि वहां से कभी कभी जो है मैचिंग वाला क्वेश्चन दे देता है, तो मैं संक्षिप्त में बताऊं एकदम कि योजना का देखिए सबसे पहले 1934 में, ठीक है, सबसे पहले 1934 में, ठीक है, एक किताब लिखा था इंजीनियर एम विश्वेश्वरैया ने, ठीक, प्लान इकोनॉमिक फॉर इंडिया, ठीक। इसने एक जो है 10 वर्षीय योजना प्रस्तुत किया, 10 वर्षीय योजना प्रस्तुत किया इंजीनियर विश्वेश्वरैया ने, विश्वेश्वरैया, ठीक। उनका जो किताब का नाम है प्लान्ड इकोनॉमी, प्लान्ड इकोनॉमी, प्लान्ड इकोनॉमी का एक जो किताब है, किसकी किताब है? इंजीनियर विश्वेश्वरैया की, ठीक है। 1934 में एक योजना प्रस्तुत की जिसका नाम है 10 वर्षीय योजना जो। उसके बाद 1944 में, ठीक, 1944 में एक बॉम्बे योजना है, बॉम्बे योजना, ठीक, बॉम्बे योजना आया 1944 में। और ये जो योजना को लाए थे मुंबई के 8 बड़े उद्योगपति, मुंबई के 8 बड़े उद्योगपति भारत में जो है एक नियोजित विकास का रूपरेखा तय करने के लिए सबसे पहले 1934 में इंजीनियर विश्वेश्वरैया ने अपने किताब जो प्लान इकोनॉमी एक योजना प्रस्तुत किया, 10 वर्षों की एक योजना बनाया सबसे पहले। फिर 1944 में बॉम्बे योजना आया, बॉम्बे योजना को कौन बनाया था? मुंबई के 8 उद्योगपति, जिसमें टाटा बिरला जैसे बड़े बड़े उद्योगपति थे, उन्होंने भी एक योजना बनाया जिसको बॉम्बे योजना के नाम से जाना जाता है। फिर 1944 में ही, ठीक है, 1944 में एक योजना आया जिसका नाम है गांधीवादी योजना, ठीक है, गांधीवादी योजना। और इस योजना को लाया श्रीमन नारायण, ठीक है, एक समाज सेवी थे श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण करके थे, इन्होंने ये योजना लाए गांधीवादी योजना, ठीक है। गांधीवादी मतलब गांधी जी की विचारधारा पर आधारित योजना से गांधी जी चाहते थे कि गाँव का विकास और लघु उद्योग, कुटीर उद्योग का विकास। उन्होंने अपनी योजना में ज्यादातर जो गांधीवादी जो दर्शन है उसी को योजना में शामिल किए श्रीमन नारायण, है ना। तो गांधीवादी योजना के जनक कौन है? श्रीमन नारायण। उसके बाद 1944 में ही जन योजना आया, जन योजना 1944 में ही एक योजना आया, जन योजना, ठीक है, एम.एन. रॉय द्वारा, एम.एन. रॉय, ठीक है, एम.एन. रॉय द्वारा एक योजना आया, जन योजना, द पीपल प्लान करके जाना जाता है, ठीक है, द पीपल प्लान या जन योजना, एम.एन. रॉय। उसके बाद 1950 में 1950 में एक आया था सर्वोदय योजना, सर्वोदय योजना, ये लाया था आपका जयप्रकाश नारायण। योजना का एक मैचिंग टाइप से जैसे कुछ है गांधी योजना, जन योजना, सर्वोदय योजना, बॉम्बे योजना, तो मैचिंग करने के लिए, ठीक है, ऐसा उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मैचिंग करने के लिए। तो बॉम्बे योजना, बॉम्बे के 8 उद्योगपति, गांधीवादी योजना श्रीमन नारायण, जन योजना लाया एम.एन. रॉय ने, और सर्वोदय योजना लाया जयप्रकाश नारायण। तो योजना को सही रूपरेखा देने के लिए या योजना का एक आधार तैयार करने के लिए सबसे
सबसे पहले जो है भारत सरकार ने क्या किया, योजना आयोग का गठन किया, है ना। सबसे पहले योजना आयोग का गठन किया, योजना आयोग। योजना आयोग का गठन किया 15 मार्च 1950। ठीक है, तो 15 मार्च 1950, 15 मार्च 1950 को, ठीक है, 15 मार्च 1950 को एक जो है आयोग बनाया, ठीक है, एक जो आयोग बनाया जिसको बोलते हैं योजना आयोग, जिसका अध्यक्ष जो है भारत का प्रधानमंत्री होता है, ठीक है, जिसका अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री, जो भी उस समय के। तो प्रथम योजना के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम योजना के अध्यक्ष कौन होंगे? जवाहरलाल नेहरू। 1950 के जवाहरलाल नेहरू है ना। तो ऐसा भी अगर क्वेश्चन आता है, इसी का मतलब भी नीति आयोग, यही जो है बाद में जो है नीति आयोग, ठीक है ना, इसी का जो है बाद में जो है नीति आयोग हो गया 2015 में। तो देखिए, योजना आयोग का जो मेन काम है देश के जो संसाधन है उसका जो है आकलन करना, ठीक है, आकलन करने के हिसाब से देश के संसाधन और जरूरत पे आकलन करता था योजना, तो आकलन करने के बाद उसी हिसाब से 5 वर्ष का एक योजना बनाता था, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पंचवर्षीय योजना। तो योजना आयोग के बारे में हम लोग को ज़्यादा नहीं पढ़ना है क्योंकि आज के डेट में ये संस्था अब नहीं है, तो जो नहीं है उसके बारे में नहीं पढ़ना है, इतना ही जानना ठीक है कि योजना आयोग जो है 15 मार्च 1950 को बना, जिसका प्रधान जो है हेड जो है या अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता था। प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। और इस योजना आयोग के जो है अंतिम रूप से जो पंचवर्षीय जो योजना है उसको अंतिम रूप से स्वीकृति प्रदान करने की, जो भी पंचवर्षीय योजना जो बनता था, ठीक है, जो पंचवर्षीय योजना बनता था, ठीक है, जो भी पंचवर्षीय योजना बनता था उसको अंतिम रूप से स्वीकृति प्रदान करने की, या अंतिम रूप से जो स्वीकृति प्रदान करता था, ठीक है, वो है आपका राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद करके एक नया संस्था बनाया, ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद करके एक नया संस्था का गठन किया 6 अगस्त 1952, ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन हुआ 6 अगस्त 1952, ठीक। राष्ट्रीय विकास परिषद का जो अध्यक्ष है, योजना आयोग का जो अध्यक्ष है वही राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता था। और इसको उस समय जो है ना, इसको सुपर कैबिनेट की संख्या, सुपर कैबिनेट कहा जाता है, सुपर कैबिनेट, ठीक है, क्या बोलते थे इसको, सुपर कैबिनेट कहा जाता था राष्ट्रीय विकास परिषद। तो योजना को ही कंट्रोल करने के लिए क्या थी योजना को ये क्या है, एक तरह से रूपरेखा बस बनाता था, ठीक है, कौन बनाता था रूपरेखा? योजना आयोग। और उस योजना आयोग को अंतिम रूप से एक तरह से पोस्टमार्टम करता था आपका राष्ट्रीय विकास परिषद। ये योजना बनाए उसकी पूरा रूपरेखा को अंतिम रूप से फाइनली जो है स्वीकृति प्रदान करने को नया परिषद बनाते थे, जिसको राष्ट्रीय विकास परिषद बोलते हैं। इन दोनों के बारे में बस इतना ही पढ़ेंगे। जो पंचवर्षीय योजना आप लोग पढ़ लोगे या इनकी जो बेसिक चीज है सिलेबस में है शायद, है ना, तो मैं एक एक लाइन इसका जो काम का चीजें उसी को लिखवा देता हूँ, ठीक है। बाकी जो है सन भी नहीं रखो, चल जाएगा, खत्म हो गया, लेकिन क्योंकि आपके सिलेबस में स्पष्ट रूप से दिया हुआ है, पंचवर्षीय योजना लिखा हुआ है सिलेबस में, है ना। यही हम लोग का लाभ होगा, बैंक वाला आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बैंक में जो बहुत सा चीजें बताने लायक चीजें है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, तो एक बार देखता हूँ, है ना, इसको जो है जल्दी जल्दी देखते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना, ठीक है, डेट में नहीं लिखा हूँ किसी का, प्रथम पंचवर्षीय योजना। और जो है किसी का मॉडल जो इम्पोर्टेंट है उसी का मॉडल है ना, ये जो है हेराल्ड डुमार, हेराल्ड जो है डुमार, ये मॉडल पर ये आधारित है, इनका मॉडल है, ये पहला पंचवर्षीय योजना जो बनाया था ये इनके मॉडल पर आधारित था, हेराल्ड डुमार। हेराल्ड डुमार की जो है मॉडल पर ही आधारित था प्रथम पंचवर्षीय योजना, ठीक। पहला जो पंचवर्षीय योजना सबसे ज्यादा जो है, देखिए पहली पंचवर्षीय योजना में सबसे ज्यादा कृषि पर बल दिया, ठीक है। दूसरा नंबर में आपका सिंचाई पर बल दिया और जो है बिजली पर, ठीक। लेकिन सबसे ज्यादा बोलेगा किस पर बल दिया? कृषि पर। पहला पंचवर्षीय योजना में सबसे ज्यादा जो बल दिया कृषि पर,
और कृषि जो है किस पर आधारित है? भारत में जो है वर्षा पर आधारित है। वर्षा के लिए तो जो है सही जो है उसको पूरक चीज ढूंढने के लिए सिंचाई के साधन उत्पन्न है। तो पहली पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आपका जो है भाखड़ा नांगल बांध का निर्माण हुआ। ठीक है, पहली पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत एक बड़ा बांध बनाया। ठीक है, एक बांध का निर्माण हुआ, भाखड़ा नांगल बांध। भाखड़ा नांगल बांध पंजाब में, ठीक है, पंजाब में है, सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल बांध पर निर्माण किया गया। एक तो जो है और दामोदर नदी घाटी परियोजना का विकास हुआ। दामोदर नदी घाटी परियोजना बहुउद्देशीय परियोजना। बहुउद्देशीय, बहुउद्देशीय का मतलब बहुत सारे उद्देश्य लेकर, सिंचाई भी, पेयजल भी। दामोदर नदी घाटी जो परियोजना है ये तो आपको पश्चिम बंगाल का है। तो भाखड़ा नांगल है आपका पंजाब में, है ना। इसके बाद एक जो है अभी जियोग्राफी में फिर पढ़ेंगे, अगर कहीं पर यहाँ पर छुट्टी होता है तो बाकी पहला पंचवर्षीय योजना में जो बांध बनाया गया भाखड़ा नांगल बांध। उसके बाद द्वितीय पंचवर्षीय योजना, दूसरा जो पंचवर्षीय योजना द्वितीय, सिर्फ आपको 5 ही तक इम्पोर्टेंट है, 5 या 6 तक मैक्सिमम, या बहुत ज्यादा हुआ तो 8 तक। उसके बाद 9, 10, 11 में कुछ भी नहीं है भारत तक। द्वितीय जो पंचवर्षीय योजना है ये जो है पीसी महाल नोटिस, पीसी महाल नोटिस के मॉडल पर आधारित था। पीसी महाल नोटिस के मॉडल पर आपका आधारित था द्वितीय पंचवर्षीय योजना। ठीक, और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में तीव्र औद्योगिकरण पर बल दिया गया। तीव्र औद्योगिकरण, तीव्र औद्योगिकरण पर बल। ठीक, एक शब्द में बस इतना याद रखना है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस पर सबसे ज्यादा बल दिया गया? तो तीव्र औद्योगिकरण। फिर दूसरा में अगर देखे जाएगा सिंचाई, कृषि, बिजली, सारे को विकास करते गए होंगे, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस किए तीव्र औद्योगिकरण पर। और इसी के तहत द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भिलाई में जो है स्टील प्लांट की स्थापना की। ठीक है, एक स्टील प्लांट की स्थापना राउरकेला में की। ठीक, और एक स्टील प्लांट की स्थापना कहाँ पर की? दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है। भिलाई कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। राउरकेला उड़ीसा। ठीक, दुर्गापुर आपका पश्चिम बंगाल। ये जो है 3 स्टील प्लांट की जो है इस्पात संयंत्र की स्थापना की 3 जगह इस्पात संयंत्र। ठीक है, एग्जाम में आपको ऐसे पूछेगा कि भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर में किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो इस्पात संयंत्र की स्थापना की? पहला क्वेश्चन। दूसरा यह पूछ सकते हैं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन स्थानों पर जो इस्पात संयंत्र की स्थापना की? तो भिलाई में स्थापना की, राउरकेला में स्थापना की और दुर्गापुर में। और उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपका ये जो है इसकी सहायता से जो भिलाई का जो है सोवियत संघ, ठीक है, रूस, इसको रूस बोलते हैं, पूर्व सोवियत संघ। राउरकेला का जो स्थापना की ये आपका जर्मनी की सहायता से। ठीक है, और दुर्गापुर की स्थापना की ब्रिटेन की स्थापना। ठीक, तो कंफ्यूजन नहीं होना है। भिलाई का सारे लोग को मालूम है ना, दूसरे लोग के हर किला को जानता है। राउरकेला को राजनगर कैसे रख लीजिए, राज्य हमेशा याद रहेगा। राउरकेला का जर्मनी की सहायता से, और दुर्गापुर है वो जो है आपका ब्रिटेन के सहायता से। उसके बाद जो है तृतीय पंचवर्षीय योजना, मिटा दें इसको। तृतीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना। तृतीय जो पंचवर्षीय योजना ये आपका रहा जॉन सैंडी। इसका जो मॉडल था जॉन सैंडी प्लस सुखमय चक्रवर्ती। जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती के मॉडल पर आधारित आपका जो है तृतीय जो है पंचवर्षीय योजना। इसमें जो है आत्मनिर्भरता, ठीक है, इसमें जो है आत्मनिर्भरता, ठीक है, कृषि एवं उद्योगों के विकास पर जो है बल दिया गया। तृतीय पंचवर्षीय योजना जो है यह जो है सबसे असफल पंचवर्षीय योजना है, सबसे असफल पंचवर्षीय योजना। ठीक, सबसे असफल
पंचवर्षीय योजना है आपका, तृतीय पंचवर्षीय योजना। लेकिन इसी योजना काल में एक बहुत बड़ा जो चमत्कारी जो परिवर्तन हुआ वो है भारत में हरित क्रांति की शुरुआत। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। ठीक, भारत में जो हरित क्रांति है, अब इसमें हरित क्रांति शब्द आ गया है, तो हरित क्रांति के जनक कौन है? कौन है हरित क्रांति के जनक? हरित क्रांति के जो जनक है वो है नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, अगर आपको एग्जाम में पूछता है हरित क्रांति के जनक कौन है तो नॉर्मन बोरलॉग। अगर आपको एग्जाम में यह पूछता है कि भारत में हरित क्रांति के जनक, ठीक है, भारत में हरित क्रांति के जनक, भारत में हरित क्रांति के जनक, तो ये हो जाएंगे डॉक्टर एम स्वामीनाथन। ठीक है, डॉक्टर एम स्वामीनाथन जो है भारत में हरित क्रांति के जनक। हरित क्रांति के जो जनक है वो कौन है? नॉर्मन बोरलॉग। एग्जाम में आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है कि हरित क्रांति के जनक जो है नॉर्मन बोरलॉग है। अमेरिका के जो है मैक्सिको के जो है कृषि जो है वैज्ञानिक थे नॉर्मन बोरलॉग। ठीक, ये जो है हरित क्रांति की जो है जनक है भारत में डॉक्टर एम स्वामीनाथन। हरित क्रांति भी शायद आपके सिलेबस में पर्यावरण है ना? हरित क्रांति शायद आपके सिलेबस में पर्यावरण में देखा हूँ जो हरित क्रांति दिया हुआ है, तो हरित क्रांति के बारे में आपको पूरा पढ़ाना है ना? तो हरित क्रांति का मेन उद्देश्य जो है खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाना, आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना है ना? तब तक हम लोग एक तरह से आत्मनिर्भर नहीं थे, विदेशों से जो है खाद्यान्न को आयात करते थे, है ना? एक लक्ष्य रखा गया। नॉर्मन बोरलॉग ने बौने प्रजाति का गेहूं विकसित किया, ठीक है, और उस गेहूं को जो है बहुत ज्यादा उत्पादन करता है। तो हरित क्रांति का मेन जो उद्देश्य था ज्यादा उत्पादन करना, खाद्यान्न का उत्पादन ज्यादा करना। तो उन्होंने जो है कुछ उसमें टिप्स अपनाए, जैसे उन्नत बीज जो है उसका प्रयोग करना, खाद का रासायनिक खाद का उपयोग करना, रासायनिक जो है आपका कीटनाशक जो है दवाई का उपयोग करना, सिंचाई का विकास करना, भंडारण का विकास करना, बहुत सारी चीजें इसके अंतर्गत है आपके हरित क्रांति में। ठीक है, अब जब क्रांति जब आ गया है तो आपका देश के हिसाब से एक आता है आपका श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति के जनक कौन है? श्वेत क्रांति के जनक वार्गिज कुरियन। वार्गिज जो कुरियन है ये भारत के थे, और ये है वार्गिज कुरियन। ठीक है, ये जो है श्वेत क्रांति के जनक है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन, दुग्ध के उत्पादन से आपका संबंध है श्वेत क्रांति। ठीक, नीली क्रांति का संबंध तिलहन के उत्पादन से। ठीक है, नीली क्रांति का उत्पादन मछली झींगा नहीं, मछली उत्पादन। गुलाबी क्रांति का गुलाबी क्रांति, लाल क्रांति का ये है टमाटर प्लस जो है मांस उत्पादन। जो गुलाबी क्रांति है, ठीक है, इसका है झींगा मछली उत्पादन, स्पेशल झींगा मछली उत्पादन के लिए गुलाबी क्रांति। ठीक है, गोल क्रांति रजत क्रांति, ठीक, काली क्रांति। ठीक, गोल क्रांति का संबंध है आलू उत्पादन। आलू गोल होता है ना, तो गोल क्रांति आलू उत्पादन। रजत क्रांति का संबंध है अंडा उत्पादन। ठीक है, धूसर क्रांति का संबंध उर्वरक उत्पादन से, और काली क्रांति का संबंध है खनिज तेल के उत्पादन से। ठीक, तो जैसे याद रखिएगा कुछ चीजों को, क्रांति है तो क्रांति में आपको सारे जो चीजें। इसके बाद चौथी पंचवर्षीय योजना, आप डेट अपने से लिख लीजिएगा, है ना? डेट मैं नहीं लिखा हूँ कहीं पर। चौथी पंचवर्षीय योजना, चौथी जो पंचवर्षीय योजना, इसका मॉडल आपको जरूरत नहीं है, केवल हमने उसको खुद है, लेकिन आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इनका जो लक्ष्य था स्थिरता के साथ विकास,
स्थिरता के साथ विकास करना एवं आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। देखिए चौथी पंचवर्षीय योजना के जो हुआ कल, चौथी पंचवर्षीय योजना में कुछ अच्छे काम हुए। उसमें से एक आपका है 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण। 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण, 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ आपका जो है चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत। ये हुआ 19 जुलाई 1969। ठीक है, इसमें डेट आपको याद रखना है 19 जुलाई 1969। ठीक है, जो बैंक थे, जो निजी क्षेत्र के बड़े बड़े जो बैंक थे, ठीक है, तो बैंकों को सर्वसुलभ बनाने के लिए, आम लोगों तक पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ 19 जुलाई 1969 को। ठीक है, इसी समय जो है इसरो की स्थापना की। इसरो की स्थापना भी आपका, इसरो की स्थापना, ठीक है, जो सैटेलाइट में करते हैं ना, उस इसरो का स्थापना हुआ 1969 में, 1969 में ही इसरो का स्थापना हुआ। और इस पंचवर्षीय योजना की एक खासियत रही कि कृषि क्षेत्र में, कृषि जो क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि देखने को मिला। सर्वाधिक जो वृद्धि है ये आपको उस समय कृषि क्षेत्र में चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान आपको मिलता है। एक और दो और पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट है पांचवी पंचवर्षीय योजना। पांचवी पंचवर्षीय योजना, पांचवी जो पंचवर्षीय योजना का जो काल था, ठीक है, भारत में यह इंदिरा गांधी के समय का काल था। भारत के समय प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। उन्होंने जो लक्ष्य रखा रोजगार बढ़ाने, रोजगार बढ़ाने, रोजगार को बढ़ाने के लिए, है ना, और जो है गरीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा, गरीबी उन्मूलन का। और उस समय उन्होंने एक नारा दिया था, गरीबी हटाओ का नारा, गरीबी हटाओ। ठीक है, ये बहुत एग्जाम में आपको पूछता है किस पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है गरीबी हटाओ का लक्ष्य रखा गया या गरीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया। ये आपका पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान। यह जो पंचवर्षीय योजना है, ठीक है, मोरारजी देसाई की जो सरकार है, मोरारजी देसाई, उस समय बहुत उठा पटक हुआ था देश में, है ना। देखते होंगे कि पांचवी पंचवर्षीय योजना के जो काल है, उस समय आपातकाल भी लागू हुआ था, राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक, चुनाव में भारतीय संसद में होने के बाद मोरारजी देसाई जो है भारत के प्रधानमंत्री बने थे। इस योजना को 1 वर्ष पूर्व समाप्त कर दिया, 1 वर्ष पूर्व, 1 वर्ष पूर्व जो है समाप्त कर दिया। ठीक, ये भी एग्जाम में कभी कभी पूछता है कि कौन सा पंचवर्षीय योजना है जिसको 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त कर दिया था, पांचवी पंचवर्षीय योजना। इन्होंने जो इस योजना को समाप्त कर दिया, पांचवी पंचवर्षीय योजना को, तो इन्होंने जो है रूलिंग प्लान्स को लाए थे। तो हम लोग रूलिंग प्लान्स वगैरह इसमें नहीं देखेंगे। फिर आपका है छठवीं पंचवर्षीय योजना। छठवीं पंचवर्षीय योजना, छठवीं पंचवर्षीय योजना, छठवीं जो पंचवर्षीय योजना, इसका लिखिए लक्ष्य क्या रखे, गरीबी उन्मूलन। इसमें भी गरीबी उन्मूलन और कृषि और उद्योग में बुनियादी ढांचा विकसित करना, गरीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया। इसमें भी छठी पंचवर्षीय योजना में कि जो कृषि और उद्योग में बुनियादी जो ढांचा है उसको विकसित करना, मजबूत करना का लक्ष्य रखा गया। इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है 12 जुलाई 1982 को एक काम का चीज यहाँ पर है, नाबार्ड की स्थापना की। नाबार्ड की स्थापना, नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 में नाबार्ड, कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक,
है ना, कृषि एवं ग्रामीण विकास जो बैंक है इसकी भी स्थापना, जिसको नाबार्ड बोलते हैं, 12 जुलाई 1982 को। ये कौन से 6वीं पंचवर्षीय योजना। इसके बाद कोई भी पंचवर्षीय योजना आपके लिए इतना जो है काम का नहीं है, इसमें कुछ खास चीजें हमको याद करना है या जानने लायक चीजें। इसके बाद इसको बंद कर दूं, आपका पंचवर्षीय योजना समाप्त हो गया पूरा, है ना। बाकी और एक्स्ट्रा पढ़ना है, 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं पढ़ सकते हैं आप, पढ़ना है, ठीक है। अपने से एक बार रीड करना है। कंप्यूटर रिवॉल्यूशन कौन सा कंप्यूटर रिवॉल्यूशन जो भी पंचवर्षीय योजना है, उसके बाद देखिए हमारे यहाँ क्या हुआ कि जो हम लोग सिस्टम जो बना के रखे थे यहाँ, ठीक है, जो सिस्टम बना के रखे थे कि हम लोग जो है ज़्यादातर जो है निजी क्षेत्र के उद्योग को बढ़ावा नहीं देते, ठीक है। ज़्यादातर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम पर जो है सरकार जो है ज़्यादा ध्यान देती है, ठीक है। लेकिन सरकारी कर्मचारी की जो अकर्मण्यता या लोचता के कारण धीरे धीरे जितने भी जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम है वो घाटे में जाने लगे, ठीक है। अब जब घाटे में जाने लगी तो सरकार के पास एक बड़ा समस्या उत्पन्न होने लगी, देश में जो है पैसे की समस्या आ गई। और 1990 के आते आते देश के हालात ऐसे हो गए कि सरकार को अपने खर्च चलाने के लिए जो है अपने ही देश की सोना को गिरवी रखना था। 1990 के आते उस समय जब प्रधानमंत्री बने, कौन बने प्रधानमंत्री? पी.वी. नरसिम्हा राव। पी.वी. नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने और उनके वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह, ठीक है। उन्होंने जो है एक नई जो है नीति घोषणा की जिसको आर्थिक सुधार, ठीक है, इसको आर्थिक सुधार के नाम से जाना जाता है, या फिर जो है एलपीजी नीति है ना, तो नई जो नीति लाए उसको बोलते हैं आर्थिक सुधार 1991। और इसके बाद जो है आर्थिक सुधार 1991 में जो है एक बड़ा सा सुधार की, है ना, बड़ा सा सुधार की। और यह जो सुधार की, ठीक है, इसको जो है एलपीजी करके जाना जाता है, ठीक है। एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। जैसे ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत हुई भारत में, वैश्वीकरण की शुरुआत हुई, नए नए तकनीकों का भारत में आगमन स्टार्ट हुआ, नए नए तकनीकें जो है भारत में आना स्टार्ट हो गया। जैसे ही है ना, वैसे कंप्यूटर को लाने का श्रेय जाता है राजीव गांधी, ठीक है। राजीव गांधी के कार्यकाल में जो है बहुत तकनीकी प्रेमी थे, उनको माना जाता है। लेकिन देखिए भारत की जो अर्थव्यवस्था एक तरह से बंद अर्थव्यवस्था, ठीक है, तो उस अर्थव्यवस्था को पूरा विश्व में खोलने के लिए एक नई सुधार की व्यवस्था की, जिसको क्या बोलते हैं एलपीजी का, है ना। एलपीजी जो है कब लाए थे? 1991 में, ठीक है। ये लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं है, ये लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन है, ठीक है। लिबरलाइजेशन मतलब होता है उदारीकरण, ठीक है, उदारीकरण। प्राइवेटाइजेशन मतलब होता है निजीकरण, और एक आपका वैश्वीकरण, ठीक है। भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसके विश्व के अर्थव्यवस्था के लिए खोल दिया है। निजीकरण का मतलब होता है बहुत सारे ऐसे जो उद्योग हैं, ठीक है, बहुत सारे ऐसे उद्योग हैं जो केवल सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे, उसको निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया। जैसे आपने देखे होंगे, है ना, कि पहले जो है पावर सेक्टर से जो बिजली की जो कंपनियां हैं वो केवल सरकार को बनाने का अधिकार था, है ना, प्राइवेट वाले नहीं थे। बाद में उसको क्या किया, निजी क्षेत्रों में भी जो है बिजली बनाने की अनुमति दे दी। कितने सारे प्लांट्स आ गए, देखो कि जिंदल के बिजली के उत्पादन, प्रकाश इंडस्ट्री कर रहे हैं, रिलायंस उत्पादन कर रहे हैं। ये जो इसका प्रभाव है 1991 की जो नीति है, इसका जो इफेक्ट है। तो उदारीकरण का मतलब है अर्थव्यवस्था को और ज्यादा उदार बनाना, ठीक है, और उदार बनाना, ताकि लोग जो है आसानी से जो है कहीं नई फैक्ट्री जो खोल रहे हैं तो लाइसेंस की नीति में ढील दिया गया, या कई प्रकार के उद्योग है जिसको लाइसेंस के अनिवार्यता से क्या कर दिए, मुक्त कर दिए। यहाँ से भी एक दो क्वेश्चन जो बनते हैं आपका, ये जो है ना, तो लिख लीजिए इसमें। एक तो लाइसेंसिंग नीति, लाइसेंसिंग नीति, ठीक है, क्या क्या सुधार की 1991 में, एक जो है लाइसेंसिंग नीति, ठीक है। तो पहले जो है, ठीक है, पहले जो है, ठीक है, जो लाइसेंस लेना जो अनिवार्य था, ठीक है, लाइसेंस मतलब उद्योगों के लिए लाइसेंस लेना एकदम अनिवार्य कर दिया। उसको बाद में क्या कर दिया, 1991 में मात्र 16 प्रकार के उद्योग जो है, 16 प्रकार के उद्योग के लिए, ठीक है, 16 प्रकार के उद्योग के लिए लाइसेंस को अनिवार्य किया गया, लाइसेंस
अनिवार्य। 16 प्रकार के उद्योग को बता दिए कि ये जो उद्योग है इसके लिए आपको लाइसेंस लेना जरूरी है, बाकी उद्योग आप बिना लाइसेंस के लगा सकते हैं। ठीक, वर्तमान में इसकी संख्या हो गई है 5। वर्तमान में मात्र 5 ऐसे उद्योग है जिसके लिए आपको लाइसेंस लेना अनिवार्य है। ठीक, उसके बाद जो सरकार के लिए जो आरक्षित जो उद्योग थे, सरकार के लिए जो आरक्षित जो उद्योग थे जिसका संचालन केवल सरकार कर सकती है, ठीक है, ऐसे उद्योगों की संख्या को, ठीक है, केवल 8 उद्योग ऐसे कर दिए जिसके लिए ठीक है 8 उद्योग को जो है 91 में जो है बहुत सारे उद्योग थे जो सरकार के लिए आरक्षित थे, उनको जो है सरकार ही कर सकते हैं। बाद में जो है 1991 में 8 उद्योगों को ठीक है सरकार के लिए आरक्षित किया गया, सरकार के लिए आरक्षित किया गया। ठीक है, 8 जो उद्योग है वो केवल सरकार ही कर सकते हैं। वर्तमान में जो इसकी संख्या है वो है 3 उद्योग। ठीक है, वर्तमान में केवल 3 उद्योग है जो सरकार के लिए आरक्षित है। पहला है रेल, परमाणु विद्युत ऊर्जा और परमाणु विद्युत ऊर्जा से संबंधित। ठीक है, जो 3 उद्योग है वर्तमान में जो आरक्षित है, पहला रेल है, ठीक है, फिर परमाणु ऊर्जा और तीसरा जो है परमाणु ऊर्जा से जो संबंधित खनिज है, ठीक है, खनिज है उसका उत्पादन से संबंधित जो उद्योग है ये केवल सरकार ही कर सकती है। ठीक है, देखिए आपको एग्जाम में क्या रेल का प्राइवेटाइजेशन हुआ है, लेकिन उन सेक्टरों में हुआ है। ठीक है, उन सेक्टरों में खासकर जो है सर्विस सेक्टर में ज्यादातर, सर्विस में साफ सफाई, प्राइवेटाइजेशन नहीं बोल सकते, उसको प्राइवेटाइजेशन नहीं बोलते। रेल का अभी तक प्राइवेटाइजेशन नहीं हुआ। ठीक है, देखिए आपका एग्जाम में ये जो क्वेश्चन में देखा हुआ, ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आपको सीएमओ के एग्जाम में मिलेगा। जस्ट लेटेस्ट जो एग्जाम हुआ सीएमओ का, ये आपको पूछा हुआ क्वेश्चन है कि आर्थिक सुधार 1991 के तहत कितना उद्योगों को सरकार ने आरक्षित किया? कितना उद्योग है? 8 उद्योग। अगर ये पूछता है कि 1991 की जो नीति है, लाइसेंसिंग नीति के तहत कितने प्रकार के उद्योग के लिए लाइसेंस अनिवार्य है, तो 16 प्रकार। और वर्तमान में इसकी संख्या क्या हो गई है? 5। तो दोनों को याद रखना है कि लाइसेंस 16 और 5 में, और जो उद्योग का जो आरक्षित था 8 और 3। और बहुत सारे चीजें इसमें किया गया, जैसे रुपयों का मूल्यन कर दिया। ठीक है, रुपये का जो प्राइस को घटा दिया, और मूल्यन का मतलब है घटा देना, रुपये का मूल्यन कर देना। तो जनरली क्या होता है, जब रुपयों का मूल्यन करते हैं तो विदेशी जो अपना जो निर्यात है वो बढ़ जाता है। जैसे आप क्या रुपये का मूल्य जब कम होगा तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, अपना निर्यात में बढ़ावा मिलता है। तो निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या किया गया, रुपयों का मूल्यन किया गया, कई प्रकार के टैक्स को समाप्त किया गया, उसको सिंगल खिड़की बनाया। तो बहुत सारे इन्होंने अपने पॉलिसी बनाए 1991 में। आप ठीक, आपका इकोनॉमी लगभग कंप्लीट हो गया। बैंक वाला जो चीज़ है ना, बैंक जो है, बैंक वैसे बड़ा सेक्टर है। हिंदी पढ़े कि बैंक पढ़े आप? चलिए किसी दिन बैंक पे आपको पढ़ा दूंगी। किसी दिन नहीं आने वाले। अच्छा, मेन चीजों को पढ़ते हैं, ठीक है, बैंक में। तो इकोनॉमिक्स में 2 और ऐसे टर्म्स आते हैं। एक टर्म्स को हम बोलते हैं मुद्रास्फीति, और दूसरा जो टर्म है मुद्रा अपस्फीति। ठीक है, और एग्जाम में और जो है स्टैगफ्लेशन करके एक शब्द है। ठीक है, स्टैगफ्लेशन में आपका मुद्रास्फीति प्लस अपस्फीति दोनों जब एक साथ होता है, ठीक है, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, स्टैगफ्लेशन। देखते हैं क्या है मुद्रास्फीति। सामान्य शब्दों में अगर देखिए तो बाजार में, ध्यान से सुनना है, बाजार में मुद्रास्फीति का मतलब है बाजार में जो है, ठीक है, बाजार में जो है मुद्रा की मात्रा का बढ़ जाना,
ठीक है, बाजार में मुद्रा की मात्रा का बढ़ जाना, है ना, और वस्तु की मात्रा कम हो जाना, उस स्थिति में क्या होता है, मुद्रास्फीति। एकदम सिंपल, कोई परिभाषा नहीं है। देखिए, जब बाजार में वस्तु की तुलना में, ठीक है, परिभाषा के रूप में देखिए, बाजार में जब वस्तु की तुलना में मुद्रा की जो आपूर्ति है बढ़ जाए, ठीक है, वस्तु की तुलना में वस्तु की तुलना में वस्तु की तुलना में, है ना, मुद्रा की आपूर्ति बढ़ जाए, ठीक है, या बढ़ जाना, उस स्थिति को क्या बोलते हैं, मुद्रास्फीति। ठीक, मतलब देखिए, मुद्रास्फीति में क्या हो रहा है, मुद्रा की आपूर्ति बढ़ जा रहा है, मुद्रा मतलब पैसा, ठीक है, तो मार्केट में जो है पैसे बहुत ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है, मार्केट में क्या आ रहे हैं, पैसे तो बहुत आ रहे हैं, लेकिन जितना पैसे आ रहे हैं उतना जो वस्तु की सप्लाई जो है मार्केट में नहीं। उस कंडीशन में क्या होगा उस कंडीशन में, जब बाजार में जो है मुद्रा की आपूर्ति बढ़ जाए, मुद्रा मतलब आप सबके पास पैसे आ जाए और वस्तु मत रहे, तो क्या होगी, वस्तु की कीमत बढ़ जाए, वस्तु की मांग बढ़ जाएगी, वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी, मतलब एक तरह से डायरेक्ट जो है बाजार में महंगाई जो बढ़ जाएगी, ठीक है, महंगाई जो है बढ़ जाएगी। ठीक, तो वस्तु की तुलना में मुद्रा का बढ़ जाना या मुद्रा की आपूर्ति का बढ़ जाना, ये आपका होता है मुद्रास्फीति। ठीक है, वस्तु की तुलना में मुद्रा की जो है, ठीक है, वस्तु की तुलना में मुद्रा की आपूर्ति बढ़ जाना, यह जो स्थिति होता है आपका कौन होता है, मुद्रास्फीति। तो देखिए, मुद्रास्फीति में क्या क्या होगा, एक तो महंगाई बढ़ जाएगी, ठीक है, महंगाई का दर बढ़ जाना, ठीक, दूसरा जो है, जब मुद्रास्फीति होती है ना, या मुद्रास्फीति की स्थिति जब उत्पन्न होती है बाजार में, तो उस समय जो है ऋणदाता, ठीक है, ऋणदाता जो ऋण लेने वाला, जो ऋण जो देने वाला जो व्यक्ति रहता है, ऋणदाता, ठीक है, और एक है उधारकर्ता, जो ऋण लेता है उसको क्या बोलते हैं, उधारकर्ता ही होता है, और जो देता है ऋणदाता, तो किसको फायदा होगा, ठीक है, तो इस कंडीशन में किसको नुकसान होगा और किसको फायदा होगा, जब मुद्रास्फीति रहे बाजार में तो किसको फायदा, जैसे एक सिंपल से उदाहरण, आज के डेट में मुद्रास्फीति हो गया, ठीक है, आप लोगों ने मेरे से 1 लाख कर्ज लिया है, ठीक है, अब आज के डेट में आप सबके पास 15 लाख हो गया, अब मेरे को आप जो है 1 लाख तो बहुत आसानी से दे दोगे, लेकिन उसका वैल्यू मेरे पास नहीं रहेगा। जब आपको मैंने 1 लाख कर्ज दिया तो उसका वैल्यू कुछ और था, आज आप 1 लाख दे रहे हो तो 1 लाख का वैल्यू जो है कम हो गया। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो ऋणदाता रहता है उसको हमेशा नुकसान होगा, ठीक है, ऋण जब लाता है तो ऋण देने वाला रहेगा, उसको मुद्रास्फीति में क्या होगा, हमेशा जो है नुकसान होता है, इसको घाटा होता है, ठीक है, और इसको क्या होगा, फायदा होगा, ठीक है, क्योंकि इसके पास आसानी से पैसा आ गया, ठीक है, तो ऋणदाता को हमेशा जो है मुद्रास्फीति में बैंक को घाटा बोल सकते हैं, ठीक है, वही बैंक काम करता है रोकने का, तो बैंक ही काम करेगा आपको रोकने का। तो पहले एक बार बेस को समझते हैं, फिर बैंक को पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा, तो बैंक क्यों ऐसा रेट्स को करता है, तो ऋणदाता क्या करेगा, घाटा होगा, तो उधार करता है। अब देखिए, यहाँ पर वस्तु की जो है मांग बढ़ रही है ना, वस्तु की तुलना में मुद्रा की, वस्तु की क्या करना है, आपूर्ति को बढ़ाना है ना, तो आपूर्ति को बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे, उत्पादन को आप बढ़ाएंगे, है ना, उत्पादन को बढ़ाएंगे, उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, नई नई फैक्ट्री खोलेंगे, और जब नई नई फैक्ट्री खोलेंगे तो रोजगार के नए छात्र पैदा होंगे, है ना, तो जब मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न होने से रोजगार में वृद्धि होगी, रोजगार में वृद्धि होगी, ठीक, नए नए वस्तु जो उत्पादन बढ़ेंगे, नए नए फैक्ट्रियाँ बनेंगी, और जब उस कंडीशन जब होंगे तो उस समय क्या होंगे, रोजगार में वृद्धि होगी, ठीक, ये जो है कुछ क्षणिक के लिए अच्छा है। देखिए, ये जो स्थिति है, मुद्रास्फीति जो है देश के लिए कुछ समय के लिए अच्छा है, ठीक है, जैसे आज RBI को पता चल गया, वहाँ बैक टू मॉनिटरी करता रहता है, हर 6 महीने में पॉलिसी जारी करता है RBI, तो देखता है वहाँ ऊपर से RBI जो है देख के देखता है, हाँ, अब देख लिया सबके पास बहुत पैसा होगा, रेट में पॉलिसी जारी है, तो कंट्रोल करता है पैसा, तो देखता है हाँ कि सबके पास पैसे आ गए, सब फ्रिज खरीद रहे हैं, कार खरीद रहे हैं, नए नए फैक्ट्री बन गए,
अब इसको कंट्रोल करना है ना, पैसे को लोगों को सिलेटना है, फिर वो अपना पॉलिसी जारी करे। इसको क्या बोलते हैं, मौद्रिक नीति बोलते हैं, मौद्रिक पॉलिसी जारी कर। तो यहाँ पर जब मुद्रास्फीति की स्थिति में महंगाई बढ़ जाएगी, ऋणदाता को घाटा होगा, उधारकर्ता को फायदा होगा, रोजगार में वृद्धि होगी। और यहाँ जब उल्टा होता है, वस्तु की तुलना में, है ना, मुद्रा आपूर्ति का कम हो जाता है। वस्तु की तुलना में, वस्तु की तुलना में, वस्तु की तुलना में, है ना, मुद्रा आपूर्ति कम हो जाती है। मुद्रा की आपूर्ति जो है कम हो जाती है, ठीक है। वस्तु की तुलना में मुद्रा की आपूर्ति का कम हो जाता है, ये मुद्रा आपूर्ति। जस्ट इसका उल्टा होता है। अब देखिए यहाँ पर जो है वस्तु मार्केट में बहुत है, लेकिन पैसे नहीं है किसी के पास, ठीक है। वस्तु मार्केट में बहुत है लेकिन पैसे किसी के पास नहीं है, तो क्या हो जाएगा, उस समय वस्तु की कीमत जो है बहुत ज्यादा घट जाएगी, है ना। वस्तु की कीमत जो है घट जाएगी, वस्तु की कीमत जो है ना, कीमत जो है घट जाएगी या महंगाई कम हो जाएगी, ठीक, पहला चीज। दूसरा चीज अगर यहाँ पर देखें तो ऋण जो दाता है, ऋण देने वाले को यहाँ पर फायदा होगा, क्योंकि उसका ऋण और फायदा होगा। जो उधार लेने वाला है, उधारकर्ता को यहाँ पर घाटा होगा। और यहाँ पर क्या होगा कि जब जो है देखिए वस्तु बहुत ज्यादा हो गई मार्केट, ठीक है, कोई खरीदने वाला नहीं है, तो कौन इंडस्ट्री जो है वस्तु पैदा करेगी, कौन वस्तु जो इंडस्ट्री वाले जो उत्पादन करेंगे, तो क्या करेंगे, धीरे धीरे यूनिट्स को बंद करेंगे। जैसे कि उन्होंने मोबाइल के 10 यूनिट लगाए हैं, 4 यूनिट पहले चरण में बंद करेंगे, फिर बंद, जैसे 4 यूनिट बंद किए, बहुत से लोग बेरोजगार हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, बेरोजगारी में वृद्धि होगी, बेरोजगारी जो है बढ़ जाएगी, बेरोजगारी में वृद्धि, ठीक है। जहाँ पर ये आपको बस इतना ही जानना है मुद्रास्फीति और अपस्फीति, ठीक। क्या चीज, हाँ, मुद्रा जो है संकुचन, मुद्रा संकुचन जो है इसी को इसी को मुद्रा संकुचन, मुद्रा स्थिति मतलब मुद्रा का जो है आपूर्ति बढ़ जाता है, और संकुचन मतलब संकुचित हो जाता है, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। तो बैंक कहते हैं, हाँ, क्या चीज, वर्तमान जो स्थिति है अभी कैसा है मार्केट आपके हिसाब से, वस्तु सस्ते हैं कि महंगे हो गए? सर वो जनरली महंगे हैं लेकिन हर सामान तो अवेलेबल हो जा रहा है, हो जा रहा है, आप खरीद भी ले रहे हैं, मिला जुला रूप है, बोले स्पेकुलेशन की स्थिति ना, मुद्रास्फीति है और ना ही जो है अपस्फीति की स्थिति, ठीक है। एक तीसरी स्थिति बताया ना, स्टेगफ्लेशन की स्थिति, जब दोनों का भी दोनों हो मार्केट। सर इससे पैसे का वैल्यूएशन कब बढ़ जाएगा, पैसे का वैल्यूएशन जो है कब, नहीं, पैसे का वैल्यूएशन जो है कब बढ़ेगा, आपका जब अपस्फीति रहेगा, है ना, पैसे की आपूर्ति कम रहेगी, उस समय वैल्यूएशन बढ़ेगा। भाई आपके पास मुद्रा जो ये रहेगा, मुद्रा अपस्फीति रहेगा, उस समय वैल्यूएशन बढ़ेगा पैसे का, एक रुपये का कीमत बहुत ज्यादा रहेगा, और यहाँ पर जो लाखों रुपये की कीमत भी ज्यादा नहीं रहेगी। जैसे वो एक तो जुमला देखे थे ना 2014 में, कौन सा जुमला, हर व्यक्ति के खाते में 15 लाख, ठीक है। अगर एक ही दिन में सारे लोगों के पास 15 लाख आ गया तो मार्केट में क्या होगा, हर आदमी जो है सामान खरीदने के लिए दौड़ने लगेगा। यहाँ तक की स्थिति आ जाएगी कि आप दूध खरीदने जाओ उसके लिए लाइन लगेगी। तो देखिए आज की डेट में भी ऐसी स्थिति है कि बहुत से लोग दूध भी नहीं खरीद पाते, है ना। लेकिन जब पैसे रहेंगे तो सारे लोग वहाँ लाइन लगे रहेंगे, आपके पास सामान ही नहीं रहेगा देने की। ये आपका मुद्रास्फीति, आपकी स्थिति अभी मुद्रा क्या चीज, भारत के जो पैसे का वैल्यू इंडेक्स जो गया है, हाँ। डॉलर है, नहीं तो देखिए डॉलर की तुलना में पैसे जो होते हैं ना, पैसे मजबूत हो गया। हम लोग जितने भी जो खरीदी करते हैं इंटरनेशनल मार्केट में, जो भी खरीदी करते हैं वो जो है डॉलर में खरीदते हैं, डॉलर में खरीदी होता है। तो घाटे में ना, जैसे जैसे आपका जो पैसे का वैल्यू कम होते जा रहे हैं, आप घाटे में जैसे जो चीजें आप जो है कम डॉलर में खरीदते तो ज्यादा डॉलर में खरीदना पड़ेगा, और कम करते जा रहे हैं सर, और जो है रुपये का वैल्यू जो है कम है। जो शेयर ट्रेडिंग है वो यही से खेलते हैं। ये देखिए सारी चीजें से रिलेटेड शेयर तो रहेगा ही ना, जो भी आप मार्केट में जो भी होते रहता है, जो जो होते रहता है, तो सारी का इफेक्ट जो है शेयर पर पड़ता है।
जो भी शेयर्स रहेंगे उस समय, या जैसी मॉनेटरी पॉलिसी जारी करता है, अगर आप लोग ध्यान से कभी देखे होंगे, या तो बजट आता है मॉनेटरी पॉलिसी जारी करता है, या आपको अमेरिका में भी कुछ मॉनेटरी पॉलिसी जारी करता है जहाँ का मार्केट गिर जाता है। सर इसका निर्धारण कौन करता है? ये सारी चीजें अभी क्या होता है, नहीं, डॉलर डॉलर क्या होता है? डॉलर रुपए की कीमत का निर्धारण होता है। रुपये का जो है कीमत का जो निर्धारण, देखिए ये जो है आरबीआई जो है सारी चीजें कौन करेगा, आरबीआई करेगा, है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जो मॉनेटरी पॉलिसी जो जारी करता है वो किसी भी देश का केंद्रीय बैंक करता है, और हमारे यहाँ केंद्रीय बैंक कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो बैंक जो दिया है सिलेबस में आपका, तो एक तो आपको इसमें जो जितना भी जो देश है बैंक का, प्रथम विदेशी बैंक, प्रथम देशी बैंक, ये आपको पढ़ना है। अगर कोई कॉपी या कुछ समझो उसमें आपको काम का चीजें है, जैसे आपका जो रिजर्व बैंक है, तो रिजर्व बैंक जो है वो जो है भारत का बैंकों का बैंक है पहला, ठीक है। रिजर्व बैंक का काम क्या है, नोट का निर्गमन करना, नोट छापने का काम करता है, ठीक है। आपसे डायरेक्ट जमा स्वीकार नहीं करता है, आप रिजर्व बैंक से डायरेक्ट ऋण नहीं लेते। आपको ऋण देने का काम कौन करेगा, जितने भी जो व्यावसायिक बैंक है, कॉमर्शियल बैंक है वो जो है, और ये कॉमर्शियल बैंक को पैसा कौन देता है, रिजर्व बैंक, ठीक है। एक तो सिस्टम है बोलिए इसका, हम लोग बैंक का इतिहास ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। बैंक जो है जो भी आरबीआई जो पॉलिसी जो जारी करता है ना, जो मौद्रिक नीति जो जारी करता है वो कौन करता है, भारत का रिजर्व बैंक या कोई भी देश का जो रिजर्व बैंक है वो जो है मॉनेटरी पॉलिसी जारी करता है, ठीक है। तो रिजर्व बैंक जो है, देखिए रिजर्व बैंक में जो है जो अपना जो है ना मौद्रिक नीति का जो नियंत्रण करता है, मौद्रिक नीति का जो नियंत्रण करता है, ठीक है, मौद्रिक जो नीति है इसका जो नियंत्रण करता है, ठीक है, वो कौन करता है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। अब यह दो तरीका से करता है, ठीक है। एक है आपका परिमाणात्मक नियंत्रण, परिमाणात्मक नियंत्रण, और दूसरा है आपका गुणात्मक नियंत्रण। इंग्लिश में देखें, परिमाणात्मक मतलब उसके जो है क्वांटिटी को जो है कंट्रोल करता है। यहाँ पर क्या करेगा वो, क्वांटिटी को कंट्रोल करके जो है आपको जो है मौद्रिक नीति को कंट्रोल करेगा, या मौद्रिक नीति जो जारी करेगा तो यहाँ पर कैसे करेगा, क्वांटिटी को कंट्रोल करेगा। रुपया जैसे 100 रुपया उसको 10 रुपया कर देगा, और यहाँ पर क्या करेगा, क्वालिटी में कंट्रोल करेगा। क्वालिटी में कंट्रोल करेगा मतलब जब वो किसी को भी ब्याज देगा, लोन देगा तो बहुत ज़्यादा छानबीन करेगा, है ना, विजय माल्या मोदी जैसे लोगों से बचने की कोशिश करेगा, तो ये क्वालिटी में कंट्रोल करेगा। देखिए परिणात्मक नीति में जो कंट्रोल करता है तो इसके कुछ उपकरण है। पहला उपकरण है बैंक दर, ठीक, बैंक दर, रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, उसके बाद CRR, और उसके बाद SRR, ठीक, CRR कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो, ठीक, ये आता है सेल्फ लिक्विडिटी रेशियो, ठीक। ये जो है आपका जो परिमाणात्मक नियंत्रण करता है बैंक में, बैंक दर, रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, CRR और जो है SRR, ठीक। देखिए है ना, देखिए अगर हम लोग जो है ये पढ़ रहे हैं, ये सारे काम कौन करेगा, आरबीआई करेगा, ठीक है। किसके अगेंस्ट में करेगा, ये सारे जो करता है कमर्शियल बैंक के लिए करता है, जितने भी जो कमर्शियल बैंक, बाकी जितने बैंक जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, पंजाब नेशनल बैंक, बड़ौदा बैंक, ये सारे जो आपका क्या बैंक कहलाएंगे, व्यापारिक बैंक या कमर्शियल बैंक। देखिए बैंक दर क्या होता है, एक शब्दों में हम लोग समझेंगे, बहुत शॉर्ट और संक्षिप्त में, ठीक है। बैंक दर क्या होता है, रेपो दर क्या होगा, रिवर्स रेपो दर क्या होगा, कैश रिजर्व रेशियो क्या होगा, SLR क्या होगा। वर्तमान में किसी का भी दर मुझे नहीं मालूम, पहला चीज, ठीक है। आपको अगर मालूम दर याद रखना है कीजिएगा। तो बैंक दर क्या होता है, जो व्यावसायिक बैंक है, व्यावसायिक जो बैंक है, ठीक है, वो जो है जिस ब्याज दर पर, ठीक है, आरबीआई से उधार लेते हैं, ठीक है, उधार लेते हैं, जो भी व्यावसायिक बैंक है
तो जिस ब्याज दर पर है जो भी ब्याज दर पर जो उधार लेता है उसको क्या बोलेंगे हम लोग बैंक दर। ठीक है, इसमें कुछ कुछ छोटा छोटा बहुत माइक्रो डिफरेंस है ना। आपको डिफरेंस को नहीं जाना है, आपको देखिए एग्जाम के पर्पज से लग रहा है ना, आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन है उस हिसाब से सीखने कर रहा कि जो है रेपो दर, ठीक, यहाँ पर क्या हो गया है जिस ब्याज दर पर रिजर्व बैंक है ना आरबीआई से उधार लेता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे बैंक दर है ना। देखो उनकी बैंक दर इतना है तो उस दर में जो है आरबीआई जो है जितने भी कमर्शियल बैंक है वो ब्याज, ठीक। इसके बाद जो रेपो दर है वो जो है निश्चित प्रतिभूति के जमानत, निश्चित प्रतिभूति के जमानत पर है ना अल्प अवधि के लिए जिस ब्याज दर पर उधार देती है, ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे रेपो। देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो व्यावसायिक बैंक है वो सिंपल आप, ठीक है, इसमें कोई टर्म कंडीशन नहीं है, उसको बैंक को पैसा देना ही है, उसको हम लोग बोलेंगे बैंक है। लेकिन कुछ आप जो है उसमें प्रतिभूति को आप जमानत में रखोगे, कोई भी आपके पास जो है प्रतिभूति का मतलब है चाहे गोल्ड है चाहे पेपर है, उसको आप जमानत पे रखोगे और कम समय के लिए, ज़्यादा लंबा समय नहीं रहेगा, वो एक दिन के लिए भी हो सकता है, एक सप्ताह के लिए हो सकता है, एक माह के लिए हो सकता है, लेकिन ज़्यादा लंबा अवधि के लिए नहीं, अल्प अवधि के लिए जिस ब्याज दर पर उधार देती है उसको हम लोग क्या बोलेंगे रेपो दर रहेगा। अवधि क्या रहेगा कम रहेगा, कम अवधि के लिए प्रतिभूति की जमानत पर आपको सिक्योरिटी मनी जमा करना है। आपको ऐसे लोन लेना है 50 करोड़, तो वहाँ पर आप सिक्योरिटी मनी जमा करोगे, 50 करोड़ दोगे, बताओगे कि मैं इसको जो है एक दिन के लिए दे रहा हूँ, जैसे ही आप काम हो गया अगले दिन आप आकर 50 करोड़ जमा करोगे, ये आपका क्या हो जाएगा रेपो। रिवर्स रेपो दर में क्या होता है व्यावसायिक बैंक, ठीक है, जो व्यावसायिक जो बैंक है कॉमर्शियल बैंक एक निश्चित दर पर, ठीक है, एक निश्चित दर पर आरबीआई में पैसा जमा करता है, आरबीआई में पैसा जमा करता है, ठीक है, पैसा जमा करता है। अब यहाँ पर क्या होता है रिवर्स रेपो दर में जो कॉमर्शियल बैंक वो अपना पैसे को जो है कुछ समय के लिए कहाँ पर जमा करेंगे आरबीआई में जाके, मतलब उसको जो है अगर ये अपना पैसा आरबीआई में जमा करे तो बैंक उसको ब्याज देगी, कौन देगी ब्याज आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसको बोलेंगे हम लोग रिवर्स रेपो दर। इसी लाभ में क्या होता है जितने भी जो बैंक, ठीक है, जितने भी जो बैंक है, ठीक है, उसको जो है एक निश्चित जो राशि, जितने भी जो बैंक है उसको सकल पूंजी का एक निश्चित राशि रिजर्व बैंक के पास जमा रखना पड़ता है, ठीक है। बैंकों को जितने भी जो व्यावसायिक बैंक, व्यावसायिक बैंकों को अपने कुल पूंजी का, अपने कुल पूंजी का एक निश्चित भाग कहाँ पर जमा रखेगा आरबीआई के पास वो जमा रखेगा, ठीक है, उसमें उसको ब्याज नहीं मिलेगा, ठीक है। जैसे उसके पास 100 करोड़ है तो बोलेगा आपको 10% एनी हाउ मेरे पास रखना है, तो वो 10 करोड़ वहाँ पर रख देगा अपने जमा कर, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे कैश रिजर्व रेशियो, उसको क्या बोलेंगे कैश रिजर्व रेशियो, मतलब अपने कैश को रिजर्व कर रहा है कहाँ पर आरबीआई के पास, ठीक है। अपने जो कैश है आपको ऐसे याद रखना है, ठीक है, सीआरआर का मतलब होता है कैश रिजर्व रेशियो, मतलब अपने कैश को रिजर्व रखना है, कहाँ पर रखना है आरबीआई के पास, ठीक है, मतलब अपना पैसा कहाँ पर रखना है आरबीआई के पास, उसको बोलेंगे कैश रिजर्व रेशियो। फिर आरबीआई के जो बैंक है जो पॉलिसी है उस पॉलिसी के तहत जो व्यावसायिक बैंक है उसको अपने कुल जमा राशि का एक निश्चित पैसा अपने पास भी हमेशा रखना पड़ता है, आप उसको खर्च करके नहीं रख सकते, ठीक है। व्यावसायिक बैंकों को अपने कुल जमा पूंजी का, अपने कुल जमा पूंजी, ठीक, का एक निश्चित भाग अपने पास रखना पड़ता है, अपने पास हमेशा जो है रखना पड़ता है, उसको बोलेंगे सेल्फ। यहाँ पर आप याद रखें सेल्फ मतलब अपने पास रखेगा एक निश्चित पैसा, ठीक है। इसको हम लोग अभी गणितीय आंकड़ा में पढ़ेंगे कि कैसे आपका जो है पॉलिसी को चेंज करके मार्केट को बदलता है, ठीक है। तो एक निश्चित भाग को बैंक में जमा करेगा और एक निश्चित भाग को अपने पास जमा करेगा, ठीक है। उसको हम लोग सेल्फ लिक्विडिटी रेशियो बोलेंगे, और जो दूसरे के पास आरबीआई में जमा करेगा उसको कैश रिजर्व रेशियो। अब देखिए यहाँ पर होता क्या है
कि जब आरबीआई को पता चलता है कि मार्केट में पैसा बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है, आरबीआई को जैसे ही ज्यादा पता चलता है कि मार्केट में पैसे ज्यादा हो गया, मार्केट में पैसे कैसे ज्यादा हो गए, बैंक दर बहुत कम है, रेपो दर बहुत कम है, रिवर्स रेपो कम है, सीआरआर का रेशियो कम है, एसएलआर का रेशियो कम है, तो आरबीआई तुरंत क्या करता है, एक पॉलिसी जारी करता है और सबका रेट को बढ़ा देता है। ठीक है, ध्यान से सुनिए, जैसे बैंक का रेट 7% था उसको बढ़ा के 8% कर दिया, रेपो दर जो 7% था इसको जो है 7.5 + 8.5 कर दिया, उसके बाद रिवर्स जो रेपो दर था इसको जो है कम कर देगा, सीआरआर है जो 10% जमा करता था उसको 20% कर देगा, यहाँ पर 10% था उसका जो है 20%। देखिए क्या इफेक्ट पड़ेगा, बैंक दर बढ़ था, ठीक है, जैसी ही पॉलिसी जारी किया बैंक दर ज्यादा, अब व्यावसायिक बैंकों को ज्यादा पैसे मतलब ज्यादा ब्याज की दर में लोन मिलेगा, तो आपको क्या वो कम में देगा कि ज्यादा में देगा, ज्यादा में देगा, जैसे ही आपको ज्यादा में देगा आप बैंक से पैसा लेना बंद कर देंगे, जैसे ही आप बैंक से पैसा लेना बंद किए, जैसे आपको होम लोन एग्जाम्पल सुनिए कि होम लोन का रेट अचानक बढ़ा देगा, तो बहुत से लोग जो घर बनाने का सपना देख रहे हैं अचानक वो सपना बंद कर देंगे, वो लोन नहीं लेंगे बैंक से। अब जब वो बैंक से लोन नहीं लेंगे तो जो घर में कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं उनका काम रुकेगा, है ना। एक तरह से मार्केट में जो पैसा है वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे होने स्टार्ट हो जाएगा, कम होना स्टार्ट हो जाएगा। बैंक दर बढ़ा, मुद्रास्फीति कंट्रोल हुआ, रेपो दर बढ़ा, मुद्रास्फीति कंट्रोल हुआ, रिवर्स दर कम हुआ, ये भी कंट्रोल हुआ। जैसे सीआरआर को बढ़ा दिया, कैश रिजर्व, जैसे उसको 10 करोड़ रखना, अब वो बोलेगा 20 करोड़ को मेरे पास रख, तो उसके पास 10 करोड़ लोन देने की क्षमता कम हो गई, मार्केट में 10 करोड़ कम होगा। जैसे सेल्फ रेशियो को बढ़ा दिया तो उसके पास हमेशा जो 10 करोड़ रखना था उसको हमेशा अपने रिकॉर्ड में कितना रखना है, 20 करोड़ रखना है, तो यहाँ पर भी उसको क्या लोन देने की क्षमता जो है कम होती जाएगी। तो एक तरह से क्या करेगा, पूरे मार्केट में जो मुद्रा जो स्थिति की स्थिति है उसको पूरी तरीके से क्या करेगा, ये कंट्रोल करेगा, ठीक। और जस्ट इसका उल्टा होगा, जैसे ही रेट कम करेगा मार्केट में पैसे का फ्लो बढ़ जाएगा, और जैसे फ्लो बढ़ गया तो आपका मुद्रा स्थिति जो है वो स्थिति बन जाएगी, ठीक। तो आपको यहाँ पर जो है थोड़ा सा है, लेकिन बहुत दिमाग क्या होगा आपको जो है, यहाँ का अगर क्वेश्चन कुछ आता है तो आपको थोड़ा सा दिमाग से जोड़ना, ठीक। यहाँ से कुछ भी क्वेश्चन आता है बैंक का क्वेश्चन बहुत इजी नहीं रहता है ना, बैंक से तो पूछना नहीं, परिभाषा वगैरह कुछ नहीं पूछेगा आपको, है ना, थोड़ा सा इसको समझना है। एक दो बात करेंगे क्या, इसको कम करेगा, इसको बढ़ाएगा नहीं, ठीक है। हाँ नहीं नहीं, देखिए यहाँ पर भी वो जो है ना बढ़ाएगा, इसको बढ़ाएगा, उसको प्रोत्साहित करेगा, ध्यान से सुनिए, इसको कम नहीं करेगा, इसको बढ़ाएगा, इसको बोलेगा कि मैं तुमको जो है 5% जो दे रहा था मैं तुमको 20% दूंगा, तो बैंक अपना पैसा आरबीआई के पास जमा करेगा ना, ठीक है, उसके पास जमा करेगा कम समय से, आरबीआई को घाटा, लेकिन क्या करेगा, उसको जो कंट्रोल करना है, पूरे मार्केट को कंट्रोल करना है, हाँ सबको बढ़ाएगा, पूरे सबको बढ़ाएगा, और घटाएगा तो सबको घटा दिया, ठीक। मतलब वो मार्केट की स्थिति के ऊपर है कि मार्केट हमारा कैसे उसी का पैसा है, उसी से लेते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो क्या करता है, बढ़ाएगा, बढ़ाने से मतलब प्रोत्साहित करेगा कि मेरे पास जमा करो, ठीक है, बैंक को प्रोत्साहित करेगा कि आप जो पैसा जमा करते हैं तुमको ज्यादा ब्याज, और कोई जरूरी नहीं। देखिए ये तो ध्यान से सुनिए पहले, हेलो ध्यान से सुनिए, आपको पैसा जमा करना नहीं करना ये आपकी इच्छा है, आपको लगता है कि बढ़ा दिया फिर भी जमा नहीं कर रहे, मत कीजिए आप, ऐसा कोई जरूरी नहीं है आप भी करना है, लेकिन ये आपके लिए कंपलसरी है। ये तो सिर्फ बैंकों के लिए लागू, आम आदमी के लिए लागू नहीं होता, लेकिन देखिए जो मार्केट का जो पैसा है बैंक कंट्रोल, आरबीआई कंट्रोल करेगा, पॉलिसी जारी करेगा। अगर आपको न्यूज़ ध्यान से सुने होंगे तो हर 6 महीने में पॉलिसी जारी करेगा, आजकल तो उसके लिए कमेटी बना दी है, पब्लिक पॉलिसी कमेटी है ना, एक कमेटी बना दी है, 3 सदस्य उसके मेंबर है, आरबीआई के गवर्नर का डिप्टी गवर्नर रहेगा, एक और सदस्य रहेगा, उन तीनों लोग मिलकर जो है पॉलिसी बनाएंगे, उस पर वोटिंग होता है, जब 2-1 से वोटिंग होगा तो पॉलिसी बढ़ जाती है, ठीक। तो उसके लिए कमेटी बना, गुणात्मक कंट्रोल में क्या होता है
ठीक है, गुणात्मक जो कंट्रोल है। यहाँ पर क्या होता है, उसके जो है परिमाण को कंट्रोल ना करके उसके जो है क्वालिटी को कंट्रोल किया जाता है ना। जो अच्छे जो है लोन देने वाला व्यक्ति है, एकदम ईमानदार सरकारी कर्मचारी हमारे जैसे, तो उनको जो है लोन देते हैं। लेकिन जो डिफाल्टर व्यक्ति उसको लोन नहीं देगा, है ना, उसको जो है लोन देने से बचेगा। या जिसको ज्यादा लोन आसानी से मिल जाता था उसको ही बोलेगा कि भाई थोड़ा कम में काम चला लेगा। तो एक तरह से आप क्वालिटी को कंट्रोल करके तो जो है आपको क्या करेगा, वो जो है मार्केट को पॉलिसी को कंट्रोल करेगा। ठीक है, मुद्रास्फीति और बैंकिंग वाला सिस्टम ये आप लोगों को समझ आया? शायद नहीं भी आया होगा, एकदम नहीं बोल सकता, थोड़ा सा डीप है। कौन से नहीं आया? तो क्या चीज नहीं आया? एक बार और मैं बताता हूँ, ठीक है, एक बार और आपको अच्छे से बताता हूँ। ये जो है बैंक जो है मौद्रिक नीति जारी करता है, मार्केट को जो है मुद्रास्फीति और अपस्फीति को कंट्रोल करता है। ठीक है, ये दो प्रकार से कंट्रोल करता है, या दो प्रकार से मौद्रिक नीति का निर्धारण करता है। ये जो है आपका परिमाणात्मक होते हैं, जिसमें इसकी क्वांटिटी को चेंज करते हैं। क्वांटिटी मतलब क्वांटिटी और क्वालिटी मतलब समझ रहे हैं? ठीक है, जैसे मैंने किसी चीज को 1 से 4 कर दिया तो दैट इज क्वांटिटी हो गया है, और किसी चीज को अच्छा बना दिया तो थोड़ा खराब उसको अच्छा बना दिया तो क्वालिटी हो गया। तो यहाँ पर वो क्या करेगा, आपका क्वांटिटी को चेंज करेगा। क्वांटिटी को चेंज करने के जो टूल्स है वो है आपका बैंक दर, रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, सीआरआर और ऐसे। ये उसके बैंक के जो कुछ करने का भाषा है। बैंक दर में क्या होता है, जितने भी जो व्यावसायिक बैंक है या कमर्शियल बैंक है, जिस सिंपल ब्याज दर पर रिजर्व बैंक से भाग लेते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बैंक दर। ठीक है, जो भी बैंक जो है, जितने बैंक है सब जो है बैंक से ही कर्ज लेते हैं। कहाँ से कर्ज लेंगे? आरबीआई से कर्ज लेंगे, एक तो निश्चित रेट में, दैट इज आपका बैंक दर। और उसके बाद जो रेपो दर बोलते हैं, जब कम समय के लिए, जब उसको अचानक जरूरत हो गई, अचानक उसको पैसे की जरूरत हो गया, तो उस सिक्योरिटी कुछ चीजें जमा करेगा, या तो गोल्ड जमा करेगा या तो पेपर जमा करेगा, और कम अवधि के लिए जिस ब्याज दर पर वो ब्याज लेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेपो दर। कम अवधि के लिए सिक्योरिटी जमा करेगा। तीसरा बोल रहा है कि जब व्यवसायिक बैंक, जो बैंक है वही अपना पैसा कहाँ पर जमा करेगा, आरबीआई के पास जमा करेगा, है ना। अपना जो पैसा आरबीआई बोलेगा कि मैं इतना % ब्याज दूंगा, अपना पैसा जमा करूँ। तो जिसके पास पैसा कोई उधार ले नहीं रहा है तो अपना पैसा वहाँ जमा कर देगा, सीधी सी बात है ना। अगर आप उधार लेने चले जाओ तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपको देगा, क्योंकि आपको ज्यादा ब्याज दर में देगा, यहाँ एक कम में देगा, 1 या 2%। तो ये जो है बोलेगा भाई मैं तुमको ज्यादा पैसा दूंगा, मुझे जमा करो। तो जब बैंक, व्यवसायिक बैंक जो है आरबीआई के पास पैसा जमा करे तो उसको क्या बोलेंगे, रिवर्स रेपो दर। ठीक, कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है कि बैंक की एक तो नीति है, बैंक की एक तो पॉलिसी है, आरबीआई की एक तो पॉलिसी है, जिसमें जितने भी जो है बैंक होल्डर है, जितने भी जो व्यावसायिक बैंक, उसको कहा जाता है कि आपको जितने जो आपका पूंजी है, जितना आपका जो पूंजी है, उस पूंजी का एक तो निश्चित % हमेशा मेरे पास जमा करना होना चाहिए, तभी आपको मैं लाइसेंस दूंगा बैंक का, नहीं तो आपको नहीं मिलेगा। तो क्या करेगा, मान लीजिए उसकी 100 करोड़ की पूंजी है तो 10 करोड़ हमेशा जो है आरबीआई के पास जमा रहेगा। उसी को क्या बोलेंगे, कैश रिजर्व रेशियो, है ना। जितनी उसकी सकल पूंजी है उसकी निश्चित राशि जो है हमेशा आरबीआई के पास जमा रहे, उसको बोलेंगे कैश रिजर्व रेशियो। ठीक, और ये भी बोलेगा बैंक जो है कि मेरे पास तो जमा करो, क्योंकि अपने पास भी हमेशा आप खाता में बताओगे कि आप उसके पैसे को सुरक्षित रखोगे, किसी को दोगे। ऐसा क्यों करता है आरबीआई? हाँ, अगर मान लीजिए दिवालिया घोषित हो गया तो जो लोग जमा किए हैं उसके पैसे को, उसको पैसे लौटा सके, वापस करा। इसलिए जो ऐसे पॉलिसी होता है कि एक निश्चित पैसा मेरे पास भी जमा करो, एक निश्चित पैसा आपके पास। तो जो देखिए आपने याद रखने का तरीका बताया था, यहाँ पर कंफ्यूजन होता है, कैश रिजर्व रेशियो और तो आपको याद रखना है कैश को रिजर्व रखना है, कहाँ पर रखना है, ठीक, सेल्फ मतलब अपने पास। कैश को आप कहाँ रखना है, सेल्फ, अपने पास। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा, जब अपने पास रखना होगा तो उसको ऐसे ना बोलेंगे, जब आ रहा है के पास रखते आ रहा है। ठीक, अब जब भी मार्केट इसको बढ़ा दे, मार्केट जैसे ही रेट बढ़ाएगा, ठीक है, आपको देखिए एग्जाम में यहाँ पर क्वेश्चन की टाइप से पूछेगा कि जो है मुद्रास्फीति अचानक जो है मुद्रास्फीति में तेजी से वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो आरबीआई पॉलिसी जारी करेगा। ठीक है, आपको देगा कि मुद्रास्फीति रोकने के लिए, आरबीआई, ठीक है, आरबीआई निम्न उपाय करेगा। ठीक है, आपको दे देगा यहाँ एसएलआर में
कमी करेगा, ठीक है। दूसरा ले जाएगा CRR में वृद्धि करेगा, ठीक है। तीसरा ले जाएगा आपको बैंक दर में कमी करेगा, ठीक है। चौथा ले जाएगा आपको रेपो दर में कमी करेगा। क्या होगा आपसे CRR में वृद्धि करेगा, है ना। जैसे CRR में वृद्धि कर दिया, मार्केट में पैसे जो है बढ़ गए वो कम हो गए, है ना। आपको सारे कॉन्सेप्ट को कहाँ से लेकर जाना है, आपको जैसे इस तरह से क्वेश्चन अगर आता है, ठीक है, तो आपको दिमाग को सीधा ले जाना है मुद्रास्फीति और अपस्फीति। पहला जैसे इस तरह से क्वेश्चन पढ़े, क्या लिखा है इसको पहले सोचना बना। आपको कहाँ पर ले जाना है, मुद्रास्फीति में ले जाना है। मुद्रास्फीति में क्या होता है उसको समझना है, दिमाग को जोड़ देना है। जैसे मुद्रास्फीति मार्केट में हो गया तो महंगाई जो है बढ़ जाती है। महंगाई का बढ़ जाना मतलब मार्केट में पैसे का बढ़ जाना, है ना। पैसे का वैल्यू कम होता है। तो पैसे का वैल्यू को कम कैसे कर सकते हैं, या मार्केट में पैसे को जाने से रोक कैसे कर सकते हैं, जब आप किसी चीज को वृद्धि करेंगे, है ना। जब ये असल आप बढ़ा दोगे तो आपके डायरेक्ट मार्केट में जो पैसे का जो ग्रोथ है वो कम हो जाएगा, ठीक। तो इकोनॉमिक्स का क्लास को बंद करते हैं। इकोनॉमिक्स लगभग आपका कंप्लीट हो जाएगा, है ना। कल हम लोग पढ़ेंगे जियोग्राफी। जियोग्राफी 1 दिन या 2 दिन लगेगा ज़्यादा, इंडियन जियोग्राफी। तो और पढ़ना है, ये बंद कर हो गया ना। चलिए। ये जो है अगर 10 मिनट के आप लोग रुकोगे क्लास जो है तो हो जाता, और उसके बाद मैं कंटिन्यू इसी से संबंधित क्वेश्चन देता, हिंदी का ही है। और रुक सकते हो तो नहीं, फिर कल पढ़ेंगे, कोई जरूरी नहीं है। अगर आज नहीं, कल ही पढ़ते हैं। कल हिंदी का है ना, पहले हिंदी ले लेंगे, बाद में जियोग्राफी। ये किताब मैं यही रख दे रहा हूँ, ठीक है। बार बार एक तो में वजन लगता है, बल्कि मैं इसको घर में छोड़ दिया, मैं यहाँ छोड़ दे रहा हूँ। मैं जैसे कभी जो है लेट आया या कोई मैडम नहीं आया तो सारे लोग इसका प्रयाजी को जहाँ से छोड़ा था उसको 10-10 को आगे लिखना है, और एक जने खड़े होकर इसके मुहावरे का अर्थ बताना है। जितने मुहावरे और कहावते खड़े होकर उसको अर्थ निकालना, ठीक है।